अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह से पहले में कहेंगे आपको खुश आमदीद, सॉरी सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। सुबह से कहेंगे पहले में, पहले कहते रहेंगे कि सुबह से आगे जो है वो सबसे आगे है। आप ठीक है? आप सही है, ठीक है। बहरहाल जी सुबह सुबह हो जाता है, कोई मसला नहीं। सुबह हो जाता है और जब आप जरा थके हुए हों तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आपको एंटरटेन करने के लिए और दुनिया भर में होने वाले हालात वाकयात जो हैं उन पर अपडेट करने के लिए एक मरतबा फिर से हम हाजिर हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। मेरी खैरियत के लिए थोड़ी सी दुआ कर दें ताकि गला जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अभी तो निकल के नहीं दे रहा है ये जो सारा स्मोक का असर है। और कल से जब से मैंने पढ़ा है ना, साइकोलॉजिकली मुझे ज्यादा फील होना शुरू हो गया कि शायद ये स्मोक ही है जो मुझे तंग करिए। लेकिन स्टार्ट में हमें लगा भाई सभी शोज में स्मोक 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 स्मोक, हम आपको ये डिप्रेशन नहीं देते। आपको पता है ना स्मोक है, आपको पता है ना मास्क पहनने हैं, आपको पता है ना इमरान की हालत की क्यों वजह हुई से है। तो इसलिए मुझसे सबक सीखे, निशाने इबरत हूं मैं इस वक्त आपके लिए, गले की हद तक। हम सॉरी। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। मेरा बड़ा कंसर्न है, मैं चाहता हूं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हो, लेकिन भारतीय हुकूमत नहीं चाहती। अगर भारतीय हुकूमत नहीं चाहती, मैं चाहता हूं 1.5 अरब जो भारतीय अवाम है ना, वो भारतीय हुकूमत का बायकॉट करें, बिकॉज दे वांट कि हम खेलें। पाकिस्तानी अवाम भी चाहती है, पाकिस्तानी हुकूमत भी चाहती है। बहुत ही छोटा तबका है, इवन अगर भारत में भी देखें, जो नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान, चंद लोग हैं जो ये कहते हैं, बहुत ही पसंद माइंडसेट है जो नहीं चाहता। बहरहाल जी ये इनकार कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने पाकिस्तान आने से। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान डट गया, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई अब इस मर्तबा जो है ना हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये कहा कि अगर भारत नहीं आता तो हम किसी और टीम को मदऊ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, विफाकी हुकूमत जो है उसने पीसीबी को गाइडलाइंस भी दे दी है भारत से मुताल्लिक कि अगर भारत इनकार कर देता है और बाकायदा तौर पे वजूहात जो है वो नहीं बताता कि वो क्यों नहीं आना चाहता पाकिस्तान, तो फिर क्या करना है। फिर हमने जो अगली टीम्स हैं, जो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका है, उनमें से किसी को हम बुला सकते हैं। ये कल हमने ब्रेक भी की थी, ये कल हमने ब्रेक भी की थी। तो ये पीसीबी ने पूछा था विफाकी हुकूमत से हमें क्या करना चाहिए, तो विफाकी हुकूमत ने आगाह कर दिया। देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस। अगर इंडियंस को लगता है ना कि वो कोई बड़ा ऐसा ऑप्शन है, इनके बगैर ऐसे क्रिकेट नहीं हो सकती, क्रिकेट उनके बगैर हो सकती है। आज भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, खासतौर पर ओडीआई के अंदर आप देखें या बॉलिंग एंड बैटिंग ट्रैक्स के अंदर देखें तो हमारा बहुत बेहतर है इंडिया से। हमने बहुत ज्यादा अरसे तक इंडिया को मारा है। ये तो पिछला जो एक 10-12 साल हमारे गुजरे, एक बैड पैच था हमारा, लेकिन अब भी हम वर्ल्ड कप के अंदर 10 विकेट से हरा चुके हैं इंडिया से। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत से मामलात में बहुत अच्छा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि 2027 तक जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो ऑलरेडी आईसीसी बेच बैठा है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान भारत तनाज़ा हल नहीं होता तो ये सिर्फ जज्बात का नुकसान नहीं है, ये पैसों का भी बड़ा नुकसान मतलब स्टेक होल्डर जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं है बल्कि पूरी दुनिया है, क्योंकि आपको पता है कि ये अरबों रुपए नहीं अरबों डॉलर्स की गेम है। दिस इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल मैचेस। एग्जैक्टली। और अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान और भारत के मैचेस हुए भी हैं डिफरेंट चैंपियनशिप्स के अंदर, उनको एक रिकॉर्ड तादाद है। पाकिस्तान और सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने देखा है। खैर पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसकी जानिब से गाइडलाइंस तो दे दी गई हैं। अब 2025 में अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। और 2024 से 2021 के दौरान 4 आईसीसी जो 2031 तक 4 आईसीसी इवेंट्स जो है वो भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। और अगर पाकिस्तानी टीम नहीं जाती है और पाकिस्तानी हुकूमत मना कर देती है पाकिस्तानी टीम को भारत जाने में, तो इन इवेंट्स में ग्रीन शर्ट्स की शिरकत जो है वो नामुमकिन हो जाएगी। और भारत में अगले बरस विमेन वर्ल्ड कप 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है, 2029 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और 2031 में वर्ल्ड कप की मेजबानी भी भारत कर रहा है। और पाकिस्तान अगर नहीं जाता है तो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू जो है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बदमाशी चेक करें ना कि 2031 तक 4 बड़े इवेंट्स अपने पास रखे हुए। इससे पहले भी रिसेंटली वनडे का वर्ल्ड कप भी करवाया है, यानी कि 5 बड़े वर्ल्ड कप इन 6-7 ईयर्स, 5 बड़े इवेंट्स इन 6-7 ईयर्स अपने पास भी रखने हैं। पाकिस्तान में एक चैंपियंस ट्रॉफी एशिया कप खेलने में नहीं आना और ये मतलब इसको हरदर्मी कहे, बदमाशी कहे। और सबसे जो बुरी बात है वो क्रिकेट के लिए है, क्योंकि क्रिकेट को कल भी हमने कहा था इसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, जेंटलमैन गेम के तौर पे शुरू हुई थी और उसको स्पॉइल कर रहे हैं, उसको पॉइजन कर रहा है इंडिया। और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है ना क्रिकेट का जो इमेज है ना वो खराब हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया। पीसीबी और विफाकी हुकूमत को ना पहली मर्तबा जब भारत ने ये कहा था ना, उसी मर्तबा एक ऐसा जवाब देना चाहिए था कि भारत दोबारा से ऐसा नहीं करता। हमेशा मसलिहत का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से हालात की रिक्वायरमेंट थी। पाकिस्तान ने अब तक जो भी किया बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी पॉजिटिव
पॉजिटिविटी दिखाई है। पाकिस्तान ने इस रीजन के अंदर वैसे भी पीस को लेकर आयशा, इंडिया ने बहुत हद तक पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन किया, बात लंबी हो जाएगी। उसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दियां करवाई हैं, हाँ दहशतगर्दी करवाई है और पाकिस्तान के पास इसके प्रूफ्स रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी उस वक्त तक कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया। 27 फरवरी का एक जवाब हमने दिया था, वी रिमेंबर, क्योंकि वो हम पे लाजिम हो गया था। अदरवाइज हमने हमेशा एक बड़ा एक बैलेंस अप्रोच दिखाई है, लेकिन इंडिया इसको गलत लेता रहा है। सो आई थिंक पीसीबी इज नाउ ऑन अ राइट ट्रैक। मोहसिन नकवी साहब को इस पे जो स्टैंड उन्होंने लिया, इस पे फर्म रहना चाहिए। जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं 2027 तक के, वो ऑलरेडी तकरीबन 3.2 बिलियन यूएस में, 3.2 अरब डॉलर्स में फरोख्त किए जा चुके हैं। और जो आईसीसी इवेंट से पाकिस्तान की दस्तबरदारी है, इस सूरत में ओब्वियसली इन राइट्स की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। और यही रेवेन्यू जो कि बाद में जो मेंबर बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर डिवाइड किया जाता है, तो इसमें तमाम बोर्ड्स पर भी जो उनकी इनकम है उस पर भी असर पड़ेगा। तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनके स्टेक्स इस वक्त जो है ना वो रिस्क पर हैं, और वो यही चाहेंगे कि इन दोनों मुल्कों यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मीडिएशन करवाई जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अब इम्पोर्टेंट ये है और देखना ये होगा कि पाकिस्तान का जवाब क्या होता है। अभी तक तो पाकिस्तान मजबूत नजर आ रहा है अपने कदमों के अंदर, आगे जाके कोई हाइब्रिड। अच्छा, मुझे ये भी समझ नहीं आता ना कि भारत क्या प्ली ले रहा है। मतलब उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से होके चले गए, उनकी एमएमए टीम यहाँ से होके चली गई, उनकी दीगर कबड्डी टीम उनकी यहाँ से होके चली गई, बाकी सारे प्लेयर्स आपके यहाँ से होके चले गए। आपके सनी देओल और नवजोत सिद्धू जैसी सेलिब्रिटीज आपकी करतारपुर से होके चली गई, आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर यहाँ से होके चले गए। तो आपको कौन सी सिक्योरिटी गारंटी चाहिए? मतलब इससे बिल्कुल क्लियर कट, और आईसीसी को आंखें खोलनी चाहिए, क्रिकेट लवर्स को बायकॉट करना चाहिए। इंडियन क्रिकेट काउंसिल का वो इतने भोंडे डिसीजंस ले रही है। मुल्कों की टीम जो है वो यहाँ पर आके जा चुकी है। न्यूजीलैंड की टीम आके चली गई थी, उसके बाद वापस आ गई है। भैया और कौन सी आपको गारंटियां चाहिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से? बहरहाल जी, अब क्या सिचुएशन बनती है उसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार। लेकिन मैं स्टिल कहता हूं, चूंकि हमें सोशल पे लोग इंडिया से भी देखते हैं ना, आपको अपने बोर्ड का, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यू शुड टॉक टू देम कि जब दो टीम्स खेल रही हैं, आप जब पाकिस्तान इंडिया में जाके खेल सकता है तो इंडिया पाकिस्तान में आके क्यों नहीं खेल सकता? आप मैच खेलें, वापस जाएं, और हमने क्या मतलब आपको सोन हलवा थोड़ी पेश करना। आप आए खेलें, जीते या हारे, दिस इज सो वियर्ड, बहुत ऑकवर्ड अप्रोच है खेल में सियासत को नहीं लाना चाहिए। क्रिकेट व्यूअर, क्रिकेट लवर में बहुत डिसअपॉइंट। चलें हौसला करें, कोई मसला नहीं है। अब देखते हैं क्या करती है पाकिस्तानी टीम। अगली खबर जो है वो भी हमारी क्रिकेट से मुतालिक है। फास्ट बॉलर और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारे हीरो हैं वनडे सीरीज में, जो बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं, हारिस रऊफ, उनका नया एक निकनेम है वो सामने आ गया। खैर 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ये सीरीज जीती थी, तारीखी कामयाबी हासिल की। उसके बाद जो फास्ट बॉलर हैं शाहीन आफरीदी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और हारिस रऊफ से खुसूसी। अच्छा, एक और बात भी, हारिस शादी के बाद पहली दफा अच्छी फॉर्म में, हमें अच्छी बॉल करते हैं। शादी के बाद थोड़ा डाउन चल रहे थे। अच्छा, शाहीन आफरीदी ने उनका नया निकनेम बताया, वो क्या है जरा सुनिए। मेरे साथ है हारिस रऊफ 150, क्योंकि हम 150 उसको बुलाते हैं, पेस इसकी ऐसी है। हारिस से पूछेंगे, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ माशाल्लाह हम ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद जीते हैं, तो हारिस से पूछेंगे कैसी रही उसकी परफॉर्मेंस एज अ टीम और वैसे भी इसकी भी इंडिविजुअली। हैरी बताएं कैसी रही परफॉर्मेंस आपकी और टीम की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा इस परफॉर्मेंस पे, चाहे वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी उस पर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और एज अ टीम हम जीते 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये बहुत बड़ी महल से विक्ट्री है हमारे लिए। और एज अ टीम हारिस रऊफ 150, शाहीन 150 उन्होंने बोला है, लेकिन बड़े मजे का निकनेम जो है वो उन्होंने सामने रख दिया और कहते हैं कि क्योंकि उनकी पेस इतनी है तो इसलिए हम इस नाम से उन्हें बुलाते हैं। अच्छा, जब इस तरह से क्रिकेटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं ना, वो इंटरव्यूअर बने हुए हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छा, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है। जिंदगियों में भी नए नए फेजेस आए ना, जैसे शाहीन नए नए पापा बने, और फिर हारिस के बारे में हमने आपको बताया, इनकी शादी बड़ी खबरों का हिस्सा रही। उसके बाद पहली दफा हमने इन दोनों पेसर्स को देखा है। हमारे बहुत जबरदस्त पेसर्स हैं, दोनों लाहौर कलंदर्स की फाइंड है, दोनों लाहौर कलंदर्स से खेलते हैं और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे। शाहीन तो कैप्टन भी कर चुके हैं नेशनल टीम को, लाहौर कलंदर्स को कैप्टन करते हैं, तो दोनों एक दफा फिर अपने उस कलर में नजर आए जो कलर हम बहुत अरसे से मिस कर रहे थे। खासतौर पर हारिस रन ज्यादा खाते हैं लेकिन पेसर हैं, स्पीड से बॉल करते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर है। कल भी हम बात करते हैं यासिर के साथ, तो इसमें वो कलर हमें नजर आया। और ऑस्ट्रेलिया के लिए वैसे एक ड्राउना ख्वाब है, और वो इस दफा आगे चूंकि T20 आने वाला है, फॉर्मेट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तेज क्रिकेट होनी है। मुझे लगता है कि हारिस का जो सिक्का है ना, या वो जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है आयशा, वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया पे, वो ऑलरेडी डाल दिया। आप देखते हैं कि ये जो T20 सीरीज हो रही है उसके अंदर कौन सा हमारा खिलाड़ी जो है वो शाइन करता है। तो ये थी क्रिकेट की खबरें जिसके बारे में अपडेट करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। अब सीधी उड़ान भरते हैं हम अमेरिका की, हमें बात करनी है लैंड का करेंगे वाशिंगटन। हम वाशिंगटन चलते हैं, लेकिन आई डोंट नो ये वॉक कहाँ पे कर रहे थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि वो भूल भी जाते हैं, चलते चलते लड़खड़ा भी जाते हैं, तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते हैं।
तो इसी तरह की एक और उनको ये याद है कि उनको ये याद है कि इलेक्शन हो चुका है और अब वो 2 महीने में सदर नहीं रहेंगे। उनको ये भी याद है या नहीं कि वो सदर हैं अमेरिका के। खैर जी, अक्सर खबरों में रहते हैं वो अपने इन्हीं सारी हरकतों की वजह से। इस वक्त भी एक वीडियो जो है वो हमारे सामने आई, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये वीडियो, जिसमें उन्हें साहिल पर वॉक करते हुए देखा जा सकता है। उनके हमरा उनकी जो अहलिया हैं जिल बाइडन वो भी थी, दोनों छुट्टी मना रहे थे, साहिल पर चहलकदमी कर रहे थे। और इस दौरान जो बाइडन है वो रेत से तेजी से गुजरने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो मुतअद्दिद मरतबा लड़खड़ा जाते हैं और गिरने से बचने के लिए तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो जो है ये हम दिखा, लेकिन प्रेसिडेंट जो लग बड़े क्यूट रहे हैं जो भी है ना, मतलब उनका एज फैक्टर भी है। एक चीज मुझे अच्छी भी लग रही थी कि ही इज अराउंड 86 आई बिलीव, 85 86। हाँ, तो इस टाइम पे भी आई मीन बड़ा कॉन्फिडेंटली अगर वो वॉक कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता है, हमारे यहाँ तो 60 साल की एज लोग क्रॉस करते हैं, समझते हैं हम बूढ़े हो गए, तो ऐसा नहीं है। क्यूट विजुअल्स हैं, मजे के विजुअल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अपनी वाइफ के हमरा यहाँ पर घूम फिर रहे थे तो बड़े मजे के विजुअल लगे, हमें लगा हमें अपने नाजरीन के साथ शेयर करनी चाहिए। अगली जो खबर है, खबर से पहले मुझे एक सवाल करना है इमरान से, वो ये कि आप बिलीव करते हैं, बहुत मुश्किल सवाल कर दिए आप। अब डर जाते हैं, ये बताएं सेविंग्स पे बिलीव करते हैं आप? मैं सेविंग्स पे बिलीव करता हूँ, बट शेप ऑफ सेविंग्स कैन बी डिफरेंट आजकल। मतलब कि आप सेविंग किस सूरत में कर रहे हैं? किस सूरत में पहले होता था ना कैश लोग घर पे रख लेते थे या बैंक में सेविंग अकाउंट्स में रख लेते थे, गोल्ड जो है वो भी गोल्ड रख लेते थे। अब आजकल वो सेविंग म्यूचुअल फंड्स में हो रही है, या वो किसी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं कि इन्वेस्टमेंट्स भी सेव रहे, कुछ प्रॉफिट भी आता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। इसी तरह की ये खबर जो है वो हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है कि कैसे आप सेविंग भी कर सकते हैं, अपना सरमाया जो है प्रॉफिट जो है वो भी कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा और थोड़ा सा इंतजार। ब्रेक पे लेके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? ही हम आपको ब्रेक से आके बताएंगे। सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। और ये सेगमेंट जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेरा खुद का बड़ा इंटरेस्ट है इसके अंदर, और मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे सेविंग्स भी करनी चाहिए और कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे पैसे जो है ना वो आते रहें। फाइनली आपने सोच लिया सेविंग्स करने का? हाँ एग्जैक्टली। हमेशा हम लोग वो है ना जो एक इनकम के ऊपर रहने वाले लोग हैं, तो अब इसके साथ साथ ना कुछ होना चाहिए। और जिस तरह की खबरें आ रही होती थी ना कि भाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, रिकॉर्ड बना रही है, लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, हमें जो है ना उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई एक्सपर्ट हो जो आपको टिप्स भी दे, जो आपको बताए पहले करना क्या है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो बताएं जी। स्टॉक का एक मसला रहा है, इससे पहले कि हम गेस्ट से बात करें, कि हमें स्टॉक के बारे में बताने वालों से ज्यादा स्टॉक के बारे में डराने वाले ज्यादा। ठीक है, ये एक मसला रहा और इस मसले को फिर किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जहां भी रुपए पैसे का मामला है तो ऑफन पीपल से कि हम उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कैसे करें जिसको हम टच ही नहीं कर सकते, जिस एसेट को। और स्टॉक्स का भी शायद मसला कुछ ऐसा ही। हमने जब स्टॉक्स पढ़े भी थे थोड़े बहुत अपनी इनिशियल तालीम के अंदर, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा ये पहले ऑकवर्ड लगा था। फिर हमने अब जब दुनिया के अंदर इनको फ्लरिश करते देखा, और पाकिस्तान की मार्केट को तो वैसे ही कहते हैं बड़ी अंडर वैल्यूड मार्केट है, तो हमने कहा कि इसमें हम बात करते रहेंगे। आपको याद है हमारा ये तीसरा चौथा बाकायदा सेशन है और हम ये करते रहेंगे ताकि आपको नॉलेज मिले, बाकी डिसीजन तो आपका अपना है ना। डर पता है क्या होता है, खासतौर पे मैं अपनी भी बात करूँ ना, कि अगर मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो डर ये होता है कि यार अगर पैसे डूब गए, डूबने का ही तो डर होता है, असल डर ही तो ये। तो ये डर को कैसे निकालना है? हमारी स्टॉक मार्केट है वो हिस्टोरिक हाई है, 94,000 को टच करके आई है, इस वक्त 92,500 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो हमारा 100 इंडेक्स है। और जो हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज है उसके अलावा जो मतलब ओवरऑल एक ट्रेंड है वो बड़ा पॉजिटिव है। इस पे हमने बात करनी है। लईक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरमाया.pk इनका एक प्लेटफॉर्म है जो ये रन करते हैं। सोशल मीडिया पे आपको अक्सर नजर आते हैं और आपको तरगीब देते नजर आते हैं, क्यों नहीं बाय करते आप शेयर, लें आप शेयर, लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म ना सोचें, और देन यू विल मेक आउट ऑफ इट, और बहुत सारा आपको मिलेगा कुछ। हमने लईक से जरा कहा कि इनको यहाँ पे बुलाते हैं, जरा प्रैक्टिकली राय लेते हैं इनकी। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? आप तो बड़े खुश होंगे जिस तरह स्टॉक मार्केट फ्लरिश कर रही है, आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस ठीक हो रही हैं। आप जैसे एक्सपर्ट्स जो कह रहे थे कि इस मार्केट में ऊपर जाना है, जी जी। और अभी भी इनफेक्ट कह रहे हैं कि अभी बहुत दम है इसके अंदर और भी। ओवरऑल इस पिक्चर को हमारे सामने आप एक्सप्लेन कीजिए, पिक्चर कैसी है जो इस वक्त हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है? अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू स्टॉक मार्केट, क्योंकि लोग ज़्यादा स्टॉक मार्केट की बात सुनते हैं तो उनको लगता है ये बिजनेस ओरिएंटेड है, हमारे से इसका ताल्लुक नहीं है। तो मैं पहले ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि एक आम बंदा जिसके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं उसको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। स्टॉक मार्केट तो चले एक एवेन्यू है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? तो आई थिंक अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकली थोड़ा जूम आउट करें और 20 साल के ऊपर देखें, आज से 20 साल पहले 4 बंदों की जो फैमिली थी उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशियात को पूरी करने के लिए तकरीबन 10,000 रुपये चाहिए थे। मैं 2003-4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बेसिक नेसेसिटी की बात कर रहा हूँ कि आपने चावल, रोटी, कपड़ा, चीनी, आटा वगैरह, इसके अंदर आपको 10,000 रुपये चाहिए थे।
ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जितने मुल्क के हालात ख़राब हुए, इन्फ्लेशन बढ़ती गई, आज वही 4 बंदों की फैमिली को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए तकरीबन 78,000 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा अगर आप ये सोचें कि अगर आपके पास उस वक्त 10,000 रुपये पड़े हुए थे, तो आप उस 10,000 को अगर कैश में रखते तो इसका मतलब है कि आपको अपनी नीड पूरी करने के लिए 68,000 एक्स्ट्रा चाहिए था टू मीट दोज नीड्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ये इस तरह कहूँ कि आपके पास जो कैश उस वक्त पड़ा हुआ था कि आप किस जगह पे लगाते या किस जगह पे आप अपने पैसे को पैसे में ना रखते, उसको किसी एसेट में कन्वर्ट कर देते, वो आज 78,000 हो जाता या उससे 78,000 हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो हिस्टोरिकली हमने देखा है उस 10,000 को अगर आपने स्टॉक मार्केट में रखा होता तो तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए बन गए हैं। आज वो 10,000 4.5 से 5 लाख बन जाते हैं जी आज के दिन। अगर आपने उसको गोल्ड में रखा हुआ था तो तकरीबन 3 लाख बन गए थे या 2.5 से 3 लाख की रेंज में कर दे। ठीक है, अगर आपने लो रिस्क म्यूचुअल फंड जो कि एक जरिया है कि जिसमें रिस्क नहीं लेना, जिस तरह आप बैंक पे पैसे रखते हैं आपको कोई रिस्क नहीं लगता, उसी तरह का म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इन्हीं बैंक्स का म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, जितना रिस्क आपको लगता है कि बैंक में रखने का है उतना ही रिस्क आपको लो रिस्क म्यूचुअल फंड में रखने का है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड पे आपकी राय लूंगा। 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया आपका वैसे भी बनता है। सो बताने का मकसद ये है कि सबसे बुरा एसेट जो आपको सेव करके रखना चाहिए वो कैश इटसेल्फ है। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू लगता तो आपके पास 10,000 रुपया कैश है, लेकिन एक्चुअल जो बाइंग वर्थ है वो रिड्यूस। आई बिलीव अगर वो उस वक्त 4,000 था तो अब वो 40 रुपए रह रहे होंगे। हाँ, उसकी और हाँ डिफ्लेशन की अगर उसमें कंसिडर करें कि उसी कैश की जो वर्थ जो उस वक्त आप 10,000 की ले सकते थे, आज आपको उसको नेगेटिव में देखे तो वो नेगेटिव टर्म्स में ही आपको मिलती है। सही। अच्छा लाइक कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट। हमारे मेरे ख्याल से 25 साल के बाद हमारे जो बच्चे हैं या हम लोग भी कह रहे होंगे उस टाइम पे मैंने अगर ये 2-2.5 लाख की ये चीज़ ले ली होती, रख लिया होता, इन्वेस्ट कर लिया होता, तो आज ये 2-2.5 करोड़ बने हुए होते। राइट नाउ आज एक खातून जो घर में बैठकर हमें देख रही है, लेट्स से उसके पास 10,000 रुपये हैं सेविंग्स के अंदर और वो चाहती है कि वो इन्वेस्ट करे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो इन्वेस्ट करे, वो आगाज़ कहाँ से कर सकती है, कैसे करे वो? अच्छा, इससे पहले मैं ये भी बता दूं, जहाँ पे एक परसेप्शन है हमारे माइंड में कि सिर्फ स्टॉक मार्केट पे वो इन्वेस्ट कर सकता है जिसके पास पैसे हैं, और पैसे को भी अगर हम कहते हैं तो हम हमारी सोच के मुताबिक कम से कम 4-5 लाख रुपए हों तो हम इन्वेस्ट करेंगे, वरना तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी गलत मिथ है। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो शायद पॉवर्टी की लाइन से नीचे हैं, और जितनी अभी इन्फ्लेशन होगी हमारी मिडिल क्लास भी तकरीबन पॉवर्टी की लाइन पे पहुंच गई है। तो जहाँ पे मैंने आपको ये बताया 10,000 को आपको कैसे रखने चाहिए था, अभी मैं 10,000 की वैल्यू बता रहा हूँ कि यार 5 लाख बन गई है 20 साल के ऊपर, तो आप सोचे कि आपके पास ही अगर आज भी 10,000 हैं तो मे बी 10 से 15 साल बाद उसकी वैल्यू 5 लाख। हमारे लिए आसान करें इसको, चूंकि आपकी वीडियोस भी जो मैंने देखी है ना, आप बोल रहे होते हैं, मेरे ज़हन में बहुत से सवाल आते हैं, आई से आई विश आई कैन आस्क दिस लाइव टू यू। ठीक है, और जहाँ पे मेरा हाथ पड़ता है लोगों तक मैं पूछ भी लेता हूँ। आप चूंकि हमारे सामने हैं, सबसे बड़ा मसला स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क होता है। आप जैसे जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सारी राय देने के बाद एंड पे कहते हैं कि प्लीज स्टडी जिसमें आप इन्वेस्ट करें, उसको पढ़ लें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, कंपनी की शीट देख लें कि उसका क्या है। मैं तो शीट नहीं देख सकता, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं कैसे देखूँ? मुझे तो नहीं पता, मैं कोई आपकी तरह एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। फिर उसमें आप मुझे ऐसे शक में डाल देते हैं कि मैं पैसे डालने से डर जाता हूँ। अच्छा, फिर आप कहते हैं ब्रोकर भी उसके पास जाएं जो पढ़ा लिखा ब्रोकर हो। भाई मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो यहाँ कोई और बैठ जाए मैं कहूँगा ये भी बहुत अच्छे हैं, जो अच्छी बातें कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी डीलर्स, आई विल ट्रस्ट। मुझे कोई ऐसा ट्रैक लाइन बता दें कि मुझे पैसे लगाने और मैं स्मूथली जाके लगा दूं एंड आई एम सेफ टू इन्वेस्ट। जैसे एक बैंक के म्यूचुअल फंड में मैं रख दूं, मुझे पता है भाई तगड़ा बैंक है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, हमें गाइडलाइन दे दें। तो सबसे पहले तो ना आपको स्टॉक मार्केट समझनी चाहिए क्या है। अच्छा, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगेन मैं बात कर रहा हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ की। यही सुई नॉर्दर्न गैस जिसका गैस का बिल हमारे पास आता है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। हम नेटवर्क इज ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी। इसी तरह PSO जहाँ से हम पेट्रोल डलवाते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है। प्रॉब्लम क्या है कि इतनी ज़्यादा हमें इस तरह फीड किया गया है कि हमें डर लगता है। क्या आपको डर लगता है PSO से पेट्रोल बनाने के लिए, या आपको सुई नॉर्दर्न गैस का बिल देते हुए डर लग रहा है? बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हमें सामने नज़र आ रहा है 10,000 का बिल अब 70,000 रुपये आ रहा है। इसका बेनिफिशरी, और हम कहते हैं IPPs आर द बेनिफिशरीज, IPP आर द पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। हम उनका हिस्सेदार नहीं बनना चाहते, हम हिस्सेदार नहीं बनना चाहते, लेकिन हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि यार इन्होंने गलत एग्रीमेंट कर दिया, ये कर दिया। शेयर होल्डर को जिनको बेनिफिट जा रहा है, आप वो उसमें शराकत नहीं करना चाह रहे। ठीक, तो स्टॉक मार्केट में मकसद ये है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को क्या है। लाइक हमारे साथ लाइव कॉलर्स भी हैं, मैं जरा लाइव कॉलर्स की तरफ जाऊं, लेकिन मुझे जरा पाथ बताएं। ब्रोकर इज जस्ट ए मैकेनिज्म कि जो आपको
आपका अकाउंट ओपनिंग में हेल्प कर सकता है। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आंखें बंद करके सिर्फ आपने ब्रोकर की ही टिप पे चलना है। जब मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो पे भी बताता हूँ, मैं यही कहता हूँ यार, आपने जिस तरह आप हम नेटवर्क में बैठे हुए हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस पता है, अब इसमें फाइनेंशियल्स की कोई बात नहीं है। अगर आपको जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं उस कंपनी का पता है, सो यू कैन ब्लाइंडली गो एंड इन्वेस्ट बिकॉज यू नो कि यार ये कंपनी अच्छी है, इसके ड्रामे अच्छे हैं, इसका न्यूज़ अच्छा है, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है और ये कर रही है, ये ग्रो करेगी आने वाले वक्त में, सो यू कैन बाय। एक साल के अंदर 250% का रिटर्न दिया हम नेटवर्क ने। ठीक है, उस सवाल की तरफ दोबारा से आ जाएंगे हम कि खवातीन जो हैं वो किस तरह से कर सकती हैं घर में बैठी हुई। हमारे साथ सदफ जो है वो लाइव कॉलर मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सदफ, आप लाहौर से बात करिए, बताइएगा क्या सवाल है आपका। ठीक है आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन। मैंने बस थोड़ा सा इनसे बेसिक पूछना था कि स्टॉक हम बड़ा सुनते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, बट हमें थोड़ा सा बताएं एज अ ले मैन, मैं घर में बैठी हूँ, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? हाउ कैन आई मेक एन अकाउंट? और मतलब ये इतना आसान सुनने में तो बहुत लग रहा है, लेकिन ये कितना मुश्किल प्रोसेस है, ये मुझे बताइए कि हम घर में बैठ के इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। डू वी नीड अ बैंक अकाउंट और डू वी हैव टू बी एन NTN होल्डर? इस तरह की सारी हमने वैसे सदर ये पूछा भी है, लेकिन आपके कहने पे जरा दोबारा इस पे हम दोबारा से बात करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने कॉल थैंक यू। तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब SECP ने रेगुलेशंस को इतना इजी कर दिया, एनी टाइप ऑफ करंट सेविंग अकाउंट, एनी टाइप ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट, इवन आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जैज कैश अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट, वो भी चल जाता है। अब मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली हुई है, हाउ टू ओपन स्टॉक मार्केट अकाउंट। ठीक है, वो सिंपल घर से बैठ के भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सरमाया जो अकाउंट ओपनिंग है उसमें दो तरह के अकाउंट है। एक है कि सहूलत अकाउंट। सहूलत अकाउंट में आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। सिर्फ उसकी लिमिटेशन ये है कि एक साल में सिर्फ 8 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हर साल आप 8 लाख से ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो फिर आपको KYC करा के सहूलत इज बेसिक अकाउंट। बेसिक अकाउंट। तो अगर आप क्लासिक अकाउंट या जो उनका नॉर्मल अकाउंट है उसके ऊपर जाएंगे तो उसमें सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, एक मैं साथ साथ पूछता हूं, बैंक अकाउंट इज डिफरेंट देन स्टॉक मार्केट अकाउंट। जी जी, वो अलग से ओपन होगा। से देखिए, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, जो डिविडेंड वो देंगे वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने अकाउंट खोला है, अगर आपका बैंक अकाउंट ही नहीं, आपका स्टॉक मार्केट का अकाउंट नहीं खोला, यानी कि बैंक अकाउंट एक ब्रिज है स्टॉक मार्केट में मेरे फंड्स की तरसीम। फर्स्ट स्टेप इज द बैंक अकाउंट, सेकंड स्टेप इज द ब्रोकर अकाउंट। उसके अंदर भी मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं कि अगर आपने बिल्कुल सहूलत अकाउंट पे जाना है, आपको प्रूफ ऑफ इनकम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर 8 लाख रुपए से एक्सीड करेंगे तो प्रूफ ऑफ इनकम देने की जरूरत है। ठीक है। दोनों के अंदर NTN होना भी जरूरी है? नहीं, NTN अगर नहीं भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका एक डाउन साइड है। अकाउंट बनेगा सिर्फ, बेसिक नॉर्मल भी बन जाएगा, लेकिन जब आपको डिविडेंड कटेगा, डिविडेंड आएगा तो जो फाइलर्स हैं उनको 15% है, और जिनका NTN नहीं है उनको 30% का टैक्स होगा। जब आपका गेन होगा तो 15% आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30%। और अब तो माशाल्लाह म्यूचुअल फंड पे भी गवर्नमेंट ने ऐसी छुरी फेरी है ना कि लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में भी पैसे ना रखे, इतना टैक्स काटना शुरू हो गया। अच्छा जी, हो गया हमारा अकाउंट बन गया। नेक्स्ट स्टेप व्हाट नेक्स्ट? सो नेक्स्ट स्टेप इज कि यू नीड टू गेट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और अगेन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस नॉलेज का होना कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। रिस्क एपिटाइट का मतलब ये है कि अगर आप यंग है, ठीक है, और आपकी सेविंग्स हो रही है एंड यू डोंट नीड मनी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट इज द अकाउंट जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन स्टॉक मार्केट सिर्फ स्ट्रेट लाइन की तरह ऊपर नहीं जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। अगर आप यंग है तो आपके पास टाइम है, उस पर्टिकुलर जो डाउन साइड आ रही है मे बी आप और बाय करके थोड़ा सा यंग को भी एक्सप्लेन कर देंगे किस एज लिमिट के ग्रुप के लोग जो है वो इतना रिस्क ले सकते हैं, इतना वेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इफ समबडी इज 30 इयर्स ओल्ड, देखें जो यंग लोग होते हैं ना उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होते हैं, दे आर एबल टू मेक मोर मनी, दे आर एबल टू सेव मोर मनी, ठीक है। और जब आप सेव ज़्यादा कर सकते हैं और आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है तो आप ज़्यादा रिस्क एक्सपोजर हाई रिस्क या कि इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। तो लाइक शॉर्ट टर्म का हमने स्टॉक मार्केट में सोचना ही नहीं है, शॉर्ट का ऑप्शन ही नहीं है, शॉर्ट टर्म सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है जब हम रियल एस्टेट में सोचते हैं ना कि मैं आज एक प्लॉट लूं, 6 महीने बाद लाख 2 लाख 5 लाख बढ़ा देगा, जो एक माइंडसेट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो आप देख लें आज लोगों का क्या है, हुआ नुकसान लेकिन फायदा भी बहुत हुआ। लेकिन आइडिया ये है कि देखिए स्टॉक मार्केट पे जब भी हम इन्वेस्ट का सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे और कल हम सुबह उठेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। ऐसे नहीं, तो ये परसेप्शन ही गलत है, ठीक है। हम अंडरस्टैंडिंग की जब एक्सपेक्टेशन ही इस तरह लेकर आते हैं तो हम कभी पैसे नहीं बनाएंगे। दूसरा ये एक्सपेक्टेशन
भी कि यार मेरी जो किचन बनी है वो मेरी इन्वेस्टमेंट से आएगा, ये भी एक्सपेक्टेशन गलत है। अब क्विकली हमें बताइए शोबे, कंपनियां तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इंडोर्स करें, यहाँ पे जाहिर बात है हम इस पोजीशन में नहीं है ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म। शोबे, जिन शोबों के अंदर जो कंपनियां काम करी, आपने पावर सेक्टर का जिक्र किया, आई बिलीव बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, फूड सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आप हमें कुछ शोबे ऐसे बताइए जिनमें अगर लोग सोच रहे हैं तो आप उन्हें बताएं कि इन शोबों में जाके शेयर्स खरीद लें, जो कंपनी डील करी अच्छी जो जाने बूझने वाली कंपनी है। देखिए कहने को तो हमारा स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, लोग अभी भी घबरा रहे हैं कि हमें आना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आपको इंडेक्स को नहीं देखना चाहिए कि इंडेक्स कहाँ पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, आपको सेक्टर्स या कंपनीज पे फोकस रहना चाहिए। ठीक है, आईटी कंपनी देखें, हमारे मुल्क की आपको पॉलिसी मेकिंग की डायरेक्शन भी समझ आनी चाहिए। ठीक है, रियल एस्टेट को डिस्करेज कर रही है, आईटी सेक्टर को इनकरेज कर रही है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर को टैक्सेशन भी कम है और आईटी सेक्टर में बेनिफिट्स भी ज़्यादा है, जिस तरह का इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो आईटी सेक्टर इज़ वन एवेन्यू जहाँ पे आप डॉलर बेस इनकम है जो हमारी मुल्क की नीड है, और एक्सपेंस प्राइमरीली उनका रुपीज़ बेस में ज़्यादा है, तो आप उस सेक्टर को देख सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन डॉलर लिंक्ड है, जो भी सेक्टर डॉलर पैक्ड है ना, उन सेक्टर में आप एक्सपोजर ले लें। हमें सबसे ज़्यादा रिस्क क्या लगता है कि आज 275 का डॉलर है, 300-350 पे चला जाए तो क्या हो जाएगा। ये सारी डॉलर बैक्ड कंपनी जो है इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और आपकी जो शेयर की वैल्यू या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर भी रहेगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए स्टॉक मार्केट लास्ट 30 सेकंड्स को सजेशन जो आपके माइंड, देखिए जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमें लगता है कि ब्लाइंडली हम जाएंगे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हो जाएंगे। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता रहता हूँ कि अगर आप मोटरवे पे जाएं और आप गाड़ी भी चलानी ना आती हो और आपने आंखें भी बंद की हो और आपको लगे कि नहीं यार मैं सिक्योरली पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चलूंगा, का कभी नहीं होगा। सिमिलर इज द केस विद द स्टॉक मार्केट। आप बगैर किसी इन्फॉर्मेशन, बगैर किसी नॉलेज के जाएंगे, यू विल मेक लॉसेस। ठीक है, एक तो कॉमन नॉलेज है ना कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो भी फ्लक्चुएट करती है। आप भी रिसेंटली मैं खबर पढ़ रही थी कि IMF ने कहा है कि मिनी बजट लेकर आए टैक्सेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ हमारा टैक्स डेफिसिट आया है FBR की इनकम के अंदर। ऐसी सिचुएशन में आपको लगता नहीं है कि जब बहुत ज़्यादा इस तरह से खबरें आती हैं तो मार्केट फ्लक्चुएट करती है और लोग फिर डर भी जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं फौरन से। फ्लक्चुएशन को ना मैं हमेशा कहता हूँ वॉलेटिलिटी इज़ योर फ्रेंड नॉट योर एनिमी। इफ़ यू अंडरस्टैंड कि यार एक कंपनी है फ्लक्चुएशन की वजह से नीचे आ गई है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी या तो महंगी होगी या सस्ती होगी। अब ये डिपेंड करता है आप किस टाइम पे किस पे इन्वेस्ट करें। महंगी कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, सस्ती कंपनी पे करेंगे मार्केट फ्लक्चुएशन से। ये ऐसा टॉपिक है कि इतने शॉर्ट टाइम में ऑब्वियसली कवर नहीं हो सकता, लेकिन इनकी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। वन ऑफ द ट्रस्टेड क्या कहना चाहिए, एक ऐसे आदमी हैं जो कि हमें बताते हैं, तो इनकी बात पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं ना जो नॉलेज तो भरा पड़ा है, मतलब हर बंदा ही वहाँ पे पोस्ट इनकी बातें सुन के ना आपको बहुत फायदा होने वाला है, आप सीख सकते हैं बहुत ज़्यादा और पैसे भी कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। पैसे कमा सकते हैं, ये अब अल्लाह करे ऐसा हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बीइंग विद अस। लेकिन स्टॉक्स आर सेफ एंड गो टू स्टॉक, स्टडी करके जाइए तो आपको हेल्प डेफिनेटली हो सकता है। दूसरी जानिब एक बहुत अहम मौजू है, हमने स्टार्ट में नहीं किया, हमने कहा सब आप सुन के थक गए होंगे, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते, वो स्मोक है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब ये लाहौर तक महदूद नहीं है। वैसे लाहौरी अब कह रहे होंगे ना कि रोज़ हमें कहते थे हम सबसे आलूदा शहर हैं, गुजरावाला भी पहले नंबर पे तो है, लेकिन अब बाकी शहर भी अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडी इसमें बड़ा ऊपर आ गया। बहरहाल ये मसला जो है बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इस पर काबू पाने के लिए बहुत से इकदाम उठाए भी जा रहे हैं, बहुत सी तदाबीर जो हैं वो भी हम देख रहे हैं की जा रही हैं, लेकिन सब नाकाम हो रही हैं, जिससे जो संगीन खतरात हैं सेहत के वो बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। गाड़ियों की बात कर लें, फैक्ट्रियों की बात कर लें, कूड़ा करकट जो है उसको जब जला देते हैं तो उससे धुआं निकलता है। ये सब चीज़ें जो है ना ये स्मोक को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। फुजला ठिकाने लगाने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं वो भी नाकाफ़ी हैं। कूड़ा करकट जो ले जाने वाली गाड़ियां हैं उनके फिटनेस सर्टिफिकेट हैं, उनकी भी कमी है, उसकी वजह से भी इस मसले में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। यानी हम गाड़ियों के धुएं की बात कर लें, हम फसलों को की बाकियात जो है वो जब जलाई जाती हैं उसके धुएं की बात कर लें, या हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें, वो सब चीज़ें जो हैं इस स्मोक की वजह बन रही हैं। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये स्मोक का मसला आया हो। हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, हम चाइना की बात कर लें, हम लंदन की बात कर लें, हमें वहाँ पर नज़र आता है कि उन्होंने इस मसले को किस तरह से हल किया है। और रीसेंट पास की बात है, चाइना में बड़े अच्छे इकदाम किए गए जिसकी वजह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। हाय काश हम चाइना जैसा कुछ एक चीज भी कर लें, ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। चाइना लंदन की क्या ही हम मिसाल दें, हमने ये सब कुछ करना भी है जो आपको बताया और फिर स्मोक भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमारे
साथ डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद हैं, सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप इनको जानते हैं, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं और इंटरनल मेडिसिन की सोसाइटी उसको हेड भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपको हम देख रहे हैं डिफरेंट चैनल्स पर, आप आके बात कर रहे हैं। ताज़ा तरीन जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि ये स्मोक सिर्फ आपके शहर यानी कि लाहौर तक महदूद नहीं रहा, अब ये एक्सपैंड कर रहा है और बड़ा अलार्मिंग है ये। इस्लामाबाद जैसे या पिंडी जैसे शहरों तक इसका आ जाना, जहाँ पे कंपैरेटिवली जो ग्रीन एरियाज हैं वो ज़्यादा हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इमरान, ये आई सी के द वर्स्ट इज स्टिल टू कम, इस सीज़न में भी और अगले साल भी और उससे अगले साल। एवरी कमिंग ईयर इज़ वर्स देन द बिफोर। सो हम ये इसको कम नहीं कर पा रहे जो भी है, और उसकी वजह मेरा ख्याल है मेन यही है कि वी डोंट हैव लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। हम सिर्फ जब नी जर्क ऑपरेशन करते हैं, जब हम फॉग आ जा चुकी होती है तो हम भागदौड़ शुरू करते हैं। मीडिया भी तभी तवज्जो करता है, गवर्नमेंट भी तभी कोई भागदौड़ और विजिबिलिटी होती है। दिस हैज़ टू बी ए वेरी लॉन्ग टर्म पॉलिसी एटलीस्ट, जैसे आपने चाइना का जिक्र किया आयशा ने और लंदन का, उनको भी 6-7 साल लगे थे, मगर कंसिस्टेंसी सी, सस्टेनेबिलिटी थी उन पॉलिसीज़ की। हमारा ये होता है कि जो हम एक गवर्नमेंट ने किया होता है पहले उसको अंडू किया जाता है, फिर ज़ीरो से शुरू किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जिन्होंने बहुत अच्छा किया था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी पे हुई थी और किसी हद तक बेहतर भी हो गया था। तो अब मेरा ख्याल है कि इस पे भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिन्होंने वो कराई थी उन्हीं को करानी चाहिए विद द एक्सपर्ट्स, और एक पॉलिसी हमें लेनी चाहिए, एनवायरनमेंट पॉलिसी पाकिस्तान की, क्लाइमेट चेंज की। मिनिस्ट्रीज तो हैं लेकिन वो भी बहुत शॉर्ट टर्म अपने टर्नओवर की पॉलिसीज देखते हैं, तो ये किसी एक टर्नओवर में खत्म होने वाली चीज नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की जाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास। डॉक्टर साहब, आपकी आज की रिकमेंडेशंस के बारे में मैं पढ़ रही थी कि आपने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपकी सिफारिशात थी। दूसरा ये, थोड़ा सा हम पास्ट की तरफ भी चले जाते हैं। रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि चाइना ने किस तरह से कंट्रोल किया स्मॉग को, और आपको याद होगा 1950s में लंदन के अंदर ये सिचुएशन आई थी, उसको द ग्रेट स्मॉग का नाम दिया गया था, तो वो भी उस चीज़ से निकल आए। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? आपकी सिफारिशात डेफिनेटली उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, बताइएगा ज़रा। हम पास से कैसे सीख सकते हैं, जो हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, और हमें क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? देखें, सबसे पहले तो हमें गवर्नेंस अपनी इम्प्रूव करनी है। हमें सिर्फ पॉलिसीज़ बनानी नहीं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। हमारे पास पॉलिसीज़ बन जाती हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं होता और वो होती भी नहीं है इम्प्लीमेंट। देखें, हमें कुछ फैक्ट्रीज़ को बंद करना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्रीज़ को रीलोकेट करना पड़ेगा, जिसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। कुछ गाड़ियों को हमें बिल्कुल MOT के बगैर बंद करना पड़ेगा। हमें फ्यूल की क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी। हमारी जो डस्ट इतनी ज़्यादा उड़ती है, उन रोडों पे पेवमेंट लगानी पड़ेगी, टफ टाइल्स लगाएं, जो भी लगाएं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, उनको कम पर हमें डिफॉरेस्ट्रेशन रोकनी पड़ेगी और प्लांटेशन राइट, लेफ्ट एंड सेंटर करनी पड़ेगी। और इसके लिए अगर कुछ कवानीन भी बनाने पड़ते हैं तो बनाने चाहिए। दोनों अवानों में, तीनों अवानों में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इन सबको मिल के ऐसे कवानीन बनाने चाहिए, और फिर साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क हो। एक और मिनिस्ट्री खोल देना, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जनरल गवर्नेंस, पुलिस ने अपना काम करना है, जो हमारे रेंजर्स हैं उन्होंने अपना काम करना है, और कोई भी इसमें डस्ट का एलिमेंट तो डॉक्टर साहब आपने वैसे छेड़ दिया। वो क्या ही बात हम करें कि इस्लामाबाद में इस वक्त हम कह रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद में फिनोमिनन ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, और यहाँ पे इस वक्त 2 इंतहाई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें उन एरियाज़ में भी डस्ट आ रही है, रेड जोन के इलाकों में, सरीना के आसपास, जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, या फिर F10 F9 पार्क के इलाकों में। तो आई मीन दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग ना, कि हम महीना 1.5 महीना वेट कर लें कि ये फेज़ गुजर जाए फिर हम शुरू कर लें, लेकिन ये तो हमारी प्लानिंग है। तो खैर ओवरऑल आपको इसके ऊपर कुछ डूएबल एक्ट्स भी नज़र आते हैं डॉक्टर साहब? सजेशंस तो आपकी हैं, लेकिन क्या कुछ होता भी नज़र आता है? कुछ कमिटमेंट तो नज़र आ रही है पंजाब गवर्नमेंट की, लेकिन देखें, मैं वही कहूँगा कि ये स्मॉग अपने आप ख़त्म हो जानी है जनवरी में जाके, और फिर हम क्लेम कर लेंगे कि हमने कंट्रोल कर ली। जस्ट लाइक डेंगी, कि जब सर्दी पड़ती है तो डेंगी तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगले साल और उससे अगले साल और उसके अगले साल की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको सस्टेनेबल तरीके से बतदरीज कम करना है, अभी तो ये बतदरीज एवरी ईयर इज वर्स्ट ईयर देन बिफोर। तो इसको हमें टारगेट सेट करने हैं, गोल सेट करने हैं, किस
डिपार्टमेंट में क्या करना है। आपने अभी बात की, देखें कंस्ट्रक्शन साइट्स ऐसी भी हैं लाहौर में हैं जिनको 7 साल हो गए हैं कंस्ट्रक्शन करते हुए, वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहे। तो जो भी अथॉरिटी LDA है या जो भी टाउन प्लानिंग की अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो इसकी हैं DHA है, उनको इंश्योर करना चाहिए कि इतनी देर में ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जानी चाहिए, और इन दिनों में जब स्मोक के दिन हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, वो उसको रोक देना चाहिए और एक्सेलरेट करना चाहिए। ये जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं, क्या ये इतनी मुश्किल हैं कि ये हो ही नहीं पा रही, इन पे इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रहा, या जो कानून साजी भी की गई है इस सिलसिले में 26वीं तरमीम के अंदर भी इस चीज़ को बाकायदा मेंशन किया गया है कि एक साफ माहौल जो है वो बुनियादी इंसानी हक है, क्या ये बहुत ही मुश्किल है करना, डूएबल नहीं है जो हो नहीं पा रहा है? आयशा, 2000 तकरीबन 13-14 में मैं इस्लामाबाद में पिम्स को हेड कर रहा था, और उस वक्त मुझे कहा गया था रिकमेंडेशन दें। प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब थे, और उस वक्त ये पूरी की पूरी रिकमेंडेशन दी, और आखिरी स्लाइड मेरी थी, 3 स्लाइडें थी आखिरी, और उन पे एक ही चीज़ लिखी हुई थी, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सब हंस पड़े थे कि ये 3 दफ़ा आपने क्यों लिखा है। मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमने कंप्यूटर से निकल के अब ग्राउंड पे कब इम्प्लीमेंट ये होंगी चीजें। तो इसलिए हमारा जो चैलेंज है, मुझे तो डॉक्टर साहब ये डर है कि ये भी इल्ज़ाम हम किसी बैरूनी ताकत पे ना लगा दें कि उसने कोई गैस छोड़ी है जिसकी वजह से उसने कोई वायरस फेंका है। अपनी गलतियों का हमने इदराक करना नहीं है, उनको ठीक करना नहीं है और बाहर देखना है। आपका बहुत शुक्रिया, हम जब भी आपको मदद करते हैं, आप तशरीफ लाते हैं, अपना वक्त देते हैं। और आगे डॉक्टर जावेद अकरम सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, जो कि हमें बता रहे थे कि कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। एज फार एज द कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस कंसर्न, वी हैव द कैपेसिटी टू डू एनीथिंग। हमारे इदारे बेहतरीन काम कर सकते हैं इफ दे हैव द डायरेक्शन और उनकी विल हो। आई बिलीव इस पे एक नेशनल एक्शन प्लान फिलहाल विल है, लेकिन अब इतना बड़ा मसला है तो टाइम लगेगा, लेकिन विल शायद उस सतह की नहीं है जैसी होनी चाहिए। सवाल ये है ना कि मसला जो है वो इतना नया नहीं है, बहुत अरसे से चलता आ रहा है। इसको शुरू में अगर नहीं, इस मसले को आयशा हमने मसला समझा ही अब है। मैं आपको बताऊं, हमने पहले इसको बहुत लाइट लिया, अब 2-3 साल से हमें लगा कि वो ये तो हमारे सर पे खड़ा हो गया, हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो अच्छी बात है, कम से कम इसका फायदा स्मोक का ये है ना कि ये जो साहिब इख्तियार लोग हैं ना, मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बात सुनिए, जो साहिब इख्तियार लोग हैं ना, वो भी इसी फिजा में सांस लेते हैं। वरना तो क्या है कि आबादियां अलग हो जाती है ना, अमीरों की सड़कें भी बन जाती हैं, उनके हॉस्पिटल्स भी बन जाते हैं, गरीब के नहीं बनते। अब चूंकि हवा की कोई लिमिट नहीं है, उसने हर सोसाइटी में जाना है, वो चाहे छोटी सोसाइटी है बड़ी। तो ये एक कंपैरेटिवली अच्छी बात है कि कम से कम आप फैसले लेंगे जब आपका सांस भी रुकेगा, सिर्फ गरीब का नहीं। सिर्फ एक चीज ऐड कर देती हूं, ऐसे रहनुमा या ऐसे लीडर्स का क्या फायदा जो फोर्सीन ना कर सके इस तरह की सिचुएशन को पहले से कर लेना चाहिए। जब गला खराब होगा तो लेंगे। हमने जाली अद्वियात पे वैसे बात करनी है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेक के बाद जब आएंगे, तुम्हारी कुछ तलबा हैं, तालिबात इनफैक्ट, उन्होंने एक ऐसी पैकेजिंग ईजाद की है जो कि दवाई एक्सपायर हो ना तो वो रंग तब्दील कर लेती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप एक क्विक ब्रेक लें, वापस आते हैं, हम बात करते हैं। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ बात की थी कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे जो कि हमें बताएंगे कि कैसे, जिन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंट किया है कि ऐसी गोली बनाई है कि अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो वो अपना कलर चेंज कर लेगी। उनसे हमने आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि एक और अहम इम्पॉर्टेंट इशू है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा आम भी हो चुका है, ट्रेंड में भी आ चुका है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, या कुछ ख़वातीन हम कह सकते हैं ऐसी भी हैं जो इतना ज़्यादा इसका ओवरडू कर लेती हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। फिलर्स की हम बात कर रहे हैं कि फिलर्स करवाना जो है खूबसूरती और जवानी को बरकरार रखने का अब मकबूल तरीका बन चुका है। बहुत से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अगर थोड़ी सी झुर्रियाँ हो गई हैं, हमें फाइन लाइंस नजर आ रही हैं, तो हम चले जाएं फिलर्स करवा लें। इसमें क्या हर्ज है? मसला आपको अच्छा है, लोग जवान कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो यही हमने जानने के लिए। ये वैसे महंगा भी बहुत है, ये महंगा बहुत ज़्यादा होता है। एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बोटॉक्स और फिलर्स में फ़र्क क्या होता है, महंगा इतना ज़्यादा अगर ये होता है तो क्यों होता है, और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। राइटली सेड कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है, तो हमने कहा जो चीज़ बहुत ट्रेंड के अंदर है उसके प्रोज एंड कॉन्स पे डेफिनेटली बात होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर अफशीन बिलाल मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं इस चीज़ की, उनकी राय ले लेते हैं, आप तक मशवरा मुफ्त पहुंचा दें। रिसर्च आप खुद कर लीजिएगा, फिलर्स खुद कराने पड़ेंगे आपको। हाउ आर यू एंड गुड मॉर्निंग। क्या हम ठीक कह रहे हैं कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में ये फिलर्स एंड ऑल, इज इट सो? जी बिल्कुल, फिलर्स जो हैं ट्रेंडिंग हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि फिलर को कहाँ लगाना चाहिए, कौन सा फिलर लगाना चाहिए, किसको लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए। लाइक यू नो एस्थेटिक्स जो है वो उसके अंदर एवोल्यूशन आती रहती है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो जो मॉडर्न ट्रेंडिंग है उससे फिलर्स के साथ
लिफ्ट क्रिएट किया जाता है, भरा नहीं जाता फेस को। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि थोड़ा सा फिलर्स को एक्सप्लेन करें, व्हाट अ फिलर इज, आई मीन डू यू फील समथिंग इन द स्किन, या स्किन को स्ट्रेच करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट आर फिलर्स? देखिए फिलर्स जो हैं लाइक इट्स अ कोलेजन बेसिकली। जैसे आप यंग हैं, आपकी स्किन इट्स लिफ्टेड, सो इसमें बोन के साथ स्लिंग्स लगी हुई होती हैं जो आपकी स्किन को लाइक इट्स लाइक दिस, ठीक है, वो आपकी स्किन को लिफ्ट रखती हैं और वो स्लिंग्स ऐसे होल्ड करके रखी होती हैं। जैसे जैसे एजिंग होती है तो वो स्लिंग यूं बेंड हो जाती है। जब वो बेंड होती है तो ऊपर वाली स्किन जो है वो सैग कर जाती है, उससे लाफ लाइंस प्रोमिनेंट हो सकती हैं, उससे आपके जाउल्स आपने देखे होंगे यहाँ लोगों के प्रीसर्कस जाउल्स बन जाते हैं। तो अगर हम उन स्लिंग्स को दोबारा से रिएक्टिवेट कर दें, लाइक हम वो कोलेजन वहाँ प्लेस कर दें, तो आपकी स्किन लिफ्ट हो जाएगी। अब एक तो ये तरीका है फिलर देने का, बेसिकली वो कोलेजन होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, ठीक है। अब आपने बात की फाइन लाइंस की, बारीक बारीक लाइनें फेस पे बन जाती हैं, उनके लिए भी फिलर्स होते हैं। होता वही हाइलुरोनिक एसिड है, लेकिन वो थिन जेल होता है। जैसे जेल मटेरियल थिक भी होते हैं, जेल मटेरियल थिन भी होते हैं, वो नॉन क्रॉस लिंक्ड फिलर्स होते हैं। अच्छा चले, झुर्रियों के लिए, फाइन लाइंस के लिए आपकी स्किन जो है सैग कर रही है, उसके लिए ठीक है, वो एक एज के बाद होगा। लेकिन आजकल जो हमें स्पेशली सोशल मीडिया पर अपने इर्द गिर्द जब हम देखते हैं तो जो यंगस्टर्स हैं वो भी करवाने लगे हैं और वो लिफ्टिंग इफेक्ट जो है ना वो देना शुरू हो गए। आपको लगता है इट्स हेल्दी करवाना यंग एज के अंदर? देखिए जहाँ तक ताल्लुक है थोड़ा सा फेशियल फीचर्स को इन्हांस करना, फॉर एग्जांपल लिप्स, लोग लिप्स में फिलर करवाते हैं, बहुत सारे लोग करवाते हैं। हाँ, तो आप लिपस्टिक से भी तो डिफाइन करते हैं ना शेप अपने लिप्स की। तो आई डोंट माइंड दिस थिंग कि अगर किसी के लिप ठीक नहीं है डेंटल फिक्सेचर्स की वजह से या कोई और रीज़न से उनके लिप्स की शेप ठीक नहीं है, तो उसको एक एक्सपर्ट बड़े अच्छे तरीके से उसको शेप अप कर सकता है। इट्स जस्ट लाइक अ मेकअप। लिपस्टिक का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? आई मीन दिस इज समथिंग दैट यू जस्ट अप्लाइंग, आप रिमूव कर देंगे। मैंने लेकिन उसमें तो फिजिकली आप कुछ इंसर्ट करें। यस, बट आई हैव मेंशन्ड दिस थिंग कि यू गो टू एन एक्सपर्ट, जैसे उनको पता होगा तो वो आपके लिप्स की शेप बना देंगे। और इसमें जो फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं, दे कैन बी डिसॉल्व्ड आल्सो। अच्छा, एक और जो ट्रेंड चल रहा है वो अंडर आई फिलर का है। अब देखिए उसमें जो यंगस्टर्स हैं दे यूज़ मोबाइल्स लेट एट नाइट, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, डाइटिंग बढ़ गई है, ज़ीरो फिगर के चक्कर में, सो यू लूज कोलेजन इन द अंडर आई एरिया। सो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर आपको बहुत अर्ली एज में फिलर्स करने चाहिए या आपको अपनी चीक्स बनवा लेनी चाहिए। रेस्ट एश्योर कि अगर आप कोलेजन अपनी स्किन में डलवा रहे हैं वो आपके फेशियल फीचर्स को चेंज कर देगा, क्योंकि ये जो हाइलुरोनिक एसिड है जब आप अपनी स्किन में डालते हैं तो ये वाटर को रिटेन करता है। थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो प्लम्प होकर, और आपने देखा होगा कि अभी आजकल एक जैसी सबकी फेस एग्जैक्टली मैं ये कहने लगी थी, सबके चेहरे जो है ना वो एक फिल्टर लगा हुआ है, वो ना फिजिकल फिल्टर लेकर कॉपी पेस्ट। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि 3-3 दिन के डिप्लोमे करके बहुत सारे लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बन गए हैं, एंड लोग सस्ते के चक्कर में, और आपको पता भी नहीं होता कि आपकी स्किन में कौन सी चीज़ लग रही है। देखिए फिलर्स की भी क्वालिटीज़ है ना, ये एस्थेटिक इंडस्ट्री इज लाइक ग्रोइंग टू मच, गलत भी तो हो जाती है ना चीजें, लाइक फिलर जो है वो गलत हो गए हैं, कोई रिएक्शन हो गया है, एलर्जी हो गई है, इसमें कितना कुछ गलत हो सकता है। अगर कोई भी अगर जा रहा है, मैं अगर जा रही हूँ किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ये फिलर्स करवाने के लिए, मुझे किन किन बातों को जहन में रखना चाहिए, क्या क्या गलत हो सकता है? देखिए सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लें कि आप सही जगह पे जा रही हैं। आप जिसके पास जा रही हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा कौन? आपने गलत की बात की, हमारी 2 एक्ट्रेसेस की शक्लें एक जैसी हो गई हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, इसकी वजह से दोनों बहनें लगना शुरू हो गई हैं। आप एक्सपीरियंस चेक करें, आप चेक करें कि राइट क्वालिफिकेशन। यस, क्वालिफिकेशन। देखिए मैं पहले भी इसी शो में बैठ के एक दफ़ा कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान में डर्मेटोलॉजी का फेलोशिप प्रोग्राम 5 इयर्स का है। ठीक है, कोई 3 दिन में डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बन सकता है। फिर एक्सपीरियंस कितना है। नंबर 2 कि आपको कौन सी चीज़ लग रही है, आप चाइनीज़, कोरियन, अमेरिकन, यूरोपियन कौन से फिलर लगा रही हैं? अच्छा, लोगों को तो ये पता ही नहीं है। नंबर 3 देखिए आजकल कोलेजन स्टिमुलेशन का ज़माना है, फिलर्स जेल वाले फिलर्स नहीं होते सिर्फ, आजकल PLLA फिलर्स भी आ गए हैं जिसको स्कल्प्ट्रा कहते हैं, गाल्डर्मा अमेरिकन कंपनी है वो बनाती है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फिलर्स हैं जो आपकी अपनी नेचुरल कोलेजन बनाएंगे, वो ज़्यादा सेफ हैं एज कम्पेयर टू कि आप जेल मटीरियल डलवा लें फेस के अंदर। सो आई थिंक सो
these 2-3 factors. ये मेडिकेशन के थ्रू हो सकता है ये जो आप बता रहे हैं, या ये कोई ट्रीटमेंट है जो कि आपको आपकी स्किन के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है कोलेजन को? देखिए जो मैंने PLLA की बात की है, ये जेल की तरह का मटेरियल नहीं होता, इट्स अ ओपेक फ्लूइड होता, ये भी फिलर है, लगता है ये फिलर की तरह से ही है, लेकिन इसको लगाने की टेक्निक है, इसको हम स्पेसिफिक एरियाज़ पर लगाएंगे, दे विल गिव यू अ लिफ्ट। ये हॉलीवुड के जितने एक्टर्स वगैरह हैं, ये आपकी जो फाइन लाइंस हैं उनको भी ठीक करते हैं और नेचुरल लुक देते हैं। Does it vary like skin to skin or person's budget to budget or expert to expert, like how he is going to treat me or she is going to treat me? I mean, ये वेरिएशन कैसे आती है जो आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बता रही हैं? मेरी स्किन टाइप के मुताबिक चेंज होगा, मेरी बजट लाइन के मुताबिक चेंज होगा, कैसे चेंज होगा ये? देखिए डेफिनेटली ये फैक्टर्स डेफिनेटली दे आर इम्पॉर्टेंट, लाइक बजट इज़ इम्पॉर्टेंट, देन बढ़ेगा क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जी, पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑल्सो मैटर्स। कुछ ख़वातीन होती हैं, जैसे अब मिडल ईस्ट में ये ट्रेंड है, दे वांट बिग फेसेस, देयर आर सर्टेन लेडीज जो मतलब कहती हैं कि हमें डक की तरह के लिप्स बना दें, या हमें बहुत बड़ी बड़ी जॉ चाहिए, बहुत ही ऊंचे चीक्स चाहिए। अब ये पर्सनल डिसलाइकिंग और लाइकिंग भी मैटर करती है। अब उनको बताते भी हैं कि आप ये ठीक नहीं लगेगा, बट दे वांट इट। कुछ लेडीज़ जो हैं वो बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम इसको कहते हैं, उसका शिकार होती हैं कि वो दूसरों को देख के लाइक दे विल ब्रिंग यू पिक्चर्स कि हमें ऐसा बना दें। तो ये फैक्टर्स अच्छा, अगर इसके साइड इफेक्ट्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे जहन में बीइंग मेल्स भी यही आता है, अगर हमारी खवातीन कहे ना हमने कुछ करना है तो सबसे पहला कंसर्न कि कुछ खराब ना आ जाना करके आ जाना, पैसे भी लग जाए और शक्ल भी खराब हो जाए। तो साइड इफेक्ट क्या अच्छी प्रोडक्ट के बिल्कुल नहीं है, या अच्छी प्रोडक्ट के कम है और गलत प्रोडक्ट के ज्यादा है? Not at all. I mean, whenever you're going to insert something extra in your body, somehow I believe as a layman कि इसका कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा। Definitely fillers के साइड इफेक्ट हैं और इसका क्वालिटी से तो ताल्लुक है ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अब जैसे फिलर जाके लंप बना सकता है, ठीक है। नंबर 2 जो उसका साइड इफेक्ट है ना, वो इंजेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है। अगर इंजेक्टर को पता ही नहीं है, देखिए आप गए डर्माटोलॉजिस्ट के पास, पता चला कि फिजियोथेरेपिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट बन के बैठा हुआ है। अच्छा, ऐसा भी तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इवन मेरे एक पेशेंट्स आए, उन्होंने बताया कि जी कॉस्मोलॉजिस्ट जो कि ये जो सितारे और ये जो इनको वो डर्माटोलॉजिस्ट बन के बैठे हैं। तो हम भी बन सकते हैं। अगर यस आप भी बन सकते हैं। देयर आर सो मेनी कोर्सेज गोइंग ऑन। अगर आपको एनाटॉमी नहीं पता, आप अंदर जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ब्लड वेसल पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ है, आप फिलर को ब्लड वेसल में डालते, यू मे गो ब्लाइंड। आपने तो डरा दिया वैसे। और देयर कैन बी नेक्रोसिस, मतलब स्किन का पार्ट नेक्रोस हो सकता है। आई हैव सीन सच केसेस आल्सो, जो इवन विद एन एक्सपर्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैं भी कॉम्प्लिकेशन कर सकती हूँ, लेकिन मैं जो कॉम्प्लिकेशन करूंगी, अगर मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है कि मैंने इसको रिवर्स कैसे करना है। ठीक कैसे करना। अच्छा, हमारे पास वक्त कम है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। वो क्वेश्चन ये है कि किस, अगर मैंने ये करवा लिया है, मैंने पैसे जमा किए जी खास तौर पे ये फिलर्स करवाने के लिए, कितने महीने के बाद जाके मुझे दोबारा से फिलर करवाना पड़ेगा, या कितने महीने तक मेरी स्किन जो है वो टाइट रहेगी, कोलेजन रहेगा, और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जाके मुझे दोबारा करवाना पड़ेगा, एक नई कमेटी डालनी पड़ेगी? देखिए फिलर की जो लाइफ होती है वो 6 मंथ से 3 इयर्स तक है। अगर इसकी इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करती है कि आप डाल क्या रहे हैं। ठीक है, बट मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि हर इंग्रेडिएंट का ना अपना जायका है। जैसे ब्यूटी है ना, उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ लिपस्टिक लगा के किसी भी जगह पे चले जाएं। आपको फाउंडेशन भी लगानी पड़ती है, आईलैशेस भी लगानी पड़ती हैं। सो एवरी इंग्रेडिएंट हैज़ इट्स ओन टेस्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ फिलर लगा के ब्यूटीफुल हो जाएंगी, या ख़वातीन को ये बताएं कि आप सिर्फ फिलर लगा लें। नो, इट्स अ पार्ट ऑफ एस्थेटिक process. So you go to an expert, let them decide what you need according to your budget. You can give them your budget. आपको थोड़ा सा मुश्किल में डालें? हाँ, डाल लें। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये बाद में कर लें, ये बड़ी ये लंबा है, ये जो आप पूछने जा रही है मेरे ज़हन में भी आ रहा था। एक्चुअली वी सो वांट कि कौन-कौन सी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने ये किया, और वो सिर्फ हम ये डिस्कस करना चाहते हैं। कौन-कौन सी सेलिब्रिटी जिन्होंने नहीं किया, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा बेटर है तो इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। तो थैंक यू वेरी मच बीइंग प्रोफेशनल्स। भाई सबसे अच्छी बात ये कि आप रिसर्च करें, आप अच्छे एक्सपर्ट के पास जाएं, उनकी तालीमी
तालीमी काबिलियत चेक कर लेना, इंटरनेट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, एंड विद दैट फिर बचत के चक्कर में ना पड़े, आपकी बॉडी का, आपके फेस का मसला है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और ऐसी कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने, हम तो नाम भी नहीं ले सकते, हमारी इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस ऐसी बिगाड़ करवा बैठी। खैर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्विक ब्रेक, टॉप ऑफ द ब्रेक है। ब्रेक के बाद हमने आपके लिए कुछ स्पेशल भी रखा हुआ है, मौसीकी का भी एहतमाम है आज आपके लिए, मौसीकी का एहतमाम भी है, दिल के तार चढ़ेंगे। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के सब्जेक्ट्स लाइन अप है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी मौजू पे बात कर लेते हैं जिसको थोड़ा सा अधूरा छोड़ा था, हमने टच करके छोड़ा था, वो जाली अद्वियात के हवाले से है। और जाली अद्वियात के साथ ज़ायदुल मियाद अद्वियात, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता जब वो फार्मेसी से दवा खरीदते हैं कि एक्सपायर्ड है, और कुछ तो पैकेजिंग भी चेंज हो जाती है उसकी ना, तो पता नहीं चलता। खैर हमारी दो तालिबात हैं बड़ी होनहार किस्म की, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया वो लेकर आई हैं। जामिया कराची में एक फार्मेसी साइंस क्लब के ज़ेरे तमाम तकरीब हुई और इसके अंदर 200 से ज़ायद तलबा ने डिफरेंट आइडियाज़ शेयर किए। यहाँ पे एक ऐसी इनोवेशन सामने आई, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की तालिबात ने एक ऐसी पैकेजिंग तैयार की और मुतारिफ कराई जो कि जो ही दवाई एक्सपायर होगी ना, वो अपना कलर तब्दील कर लेगी, तो उससे पहचानने में आसानी होगी कि एक्सपायर्ड मेडिसिन। कितना ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त आइडिया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे होता यह है कि वो एक्सपायरी वाली जो डेट लिखी होती है ना, उसके ऊपर कोई स्टिकर लगा के भी बेचती जाती है दवाइयाँ, और ऐसा बहुत हो चुका है। ये कत्ल के मुतरादिफ है भाई, किसी की जान लेने के मुतरादिफ। और ये इसलिए बड़ा अच्छा हमें एक प्रोजेक्ट लगा, तो हमने सोचा कि आज ये जो दोनों तालिबात हैं इनको हम बुलाते हैं, इनको कंग्रेचुलेट भी करते हैं, इनके काम को सेलिब्रेट भी करते हैं और इनसे ज़रा जान भी लेते हैं इसके बारे में। हमारे साथ प्रोजेक्ट हेड अरीशा आसिफ इमाम और उनकी टीम मेंबर अनमता अब्दुल क़य्यूम मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़रा बताइए इस गोली के बारे में जो अपना रंग तब्दील कर लेती है, कहाँ से आगाज़ हुआ? जी, मैं अरीशा आसिफ हूँ और ये अनमता अब्दुल क़य्यूम है, और हमारे ग्रुप में टोटल 6 मेंबर्स हैं, बुशरा इसरार, आयशा जाहिद, फातिमा जावेद और इकरा खान। हम लोग 6 लोग ने मिलकर इस पैकेजिंग का इंट्रोड्यूस करा है। बेसिकली गोलियों का रंग नहीं बदल रहा, हम लोगों ने अपनी पैकेजिंग में एक कंपार्टमेंट डाला है जिसमें एक इंडिकेटर होगा जो रियल टाइम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करेगा। यानी अगर हम स्टोरेज कंडीशंस मेंटेन नहीं करते, जिस वजह से दवा अपने असर खो देती है या उसको रीटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें वो पैकेजिंग का इंडिकेटर जो होगा उसका रंग चेंज हो जाएगा। तो गोलियों का नहीं, इंडिकेटर का रंग चेंज हो जाएगा, जिससे हम ईजिली बता सकेंगे कि ये दवा अभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये तो मेडिसिन से ज़्यादा महंगी पैकेजिंग हो जाएगी, उसमें तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इंडिकेटर्स इतने महंगे नहीं होते और ये सब चीज़ें भी हम देखकर ही इसको इंट्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस खुद ब खुद कम हो जाती है। सही। अच्छा अनमता, ये बताइए, ये जो आपने जिस तकरीब में शिरकत की थी वहाँ पर ये जो आइडियाज़ सेलेक्ट हुए हैं, अब व्हाट नेक्स्ट? आगे ले जाके इनको मज़ीद इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कमर्शियल सतह पर भी इनको ले जाया जा सकता है? जी बिल्कुल, अभी करंटली हम अपने टीचर डॉक्टर सर फ़रूख रफ़ीक के सुपरविज़न में इस पे मज़ीद काम कर रहे हैं, इसको कमर्शलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ की जा रही हैं, क्योंकि हर मेडिसिन जो होती है वो अलग अलग स्टिमुलाई पे जो है वो ख़राब होती है। ज़रूरी नहीं है कि 2 मेडिसिन एक ही टेम्परेचर पे जाके वो ख़राब हो जाएँ, तो हमें उसके लिए इंडिविजुअल स्टडीज़ करनी है इस पर भी। सही। और ये जाली दवा जो है इसका कैसे पता चलेगा? इस पैकेजिंग के थ्रू उसका कैसे पता चलेगा? देखिए, जो मेडिसिन होती है ना, उसके एक सेट लिमिट होती है कि वो इस टेम्परेचर पे जाके ख़राब होती है। तब जो कंपनी से दवाइयाँ आती हैं वो इंतहाई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से आके निकल रही होती हैं। तो जो पैकेजिंग हमारा इंडिकेटर फिल हुआ होगा कंपार्टमेंट में, अगर उसमें आप ज़रा से भी आप थोड़ी सी आगे पीछे से काटने की कोशिश करेंगे या आप उसे जाली तरह से बेचने की कोशिश करेंगे, तो हमारे कस्टमर्स को जब मालूम होगा कि इंडिकेटर के साथ ये पैकेजिंग आ रही है तो वो उस दवा को नहीं खरीदेंगे फिर। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो इसको अगर मैं बेसिकली, हमारी जितनी भी फार्मेसी कंपनीज हैं, बहुत बड़ा वास्ट बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, एंड पीपल मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। बीमारियां ही पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है, इस वक्त मैं भी इनफेक्ट बीमारी बैठा हूँ, हर दूसरा पाकिस्तानी किसी न किसी मसले का शिकार है। तो फार्मेसीज इसको इस इनोवेशन को कैसे ले सकती हैं या कैसे ले रही हैं? आपके पास कोई ऐसा फीडबैक आया है? हमारे लिए बीइंग कंज्यूमर तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन या जो फार्मासिस्ट हैं या फार्मेसीज हैं उनके लिए थोड़ा अलार्मिंग ऐसे है कि बाद लोग जो इसमें 2 नंबरी करते हैं उनको आपने पकड़वा देना है ना इस चक्कर में, तो इसका क्या रिस्पॉन्स है?
हमारे WPD में जो जज थे ना, ही वॉज फ्रॉम बायर और वो सप्लाई चेन मैनेजर थे। तो उन्होंने हमें एक वाक़या बताया कि शिपमेंट आई दवाइयों की लाहौर टू कराची, लेकिन ट्रांजिट के दौरान टेम्परेचर बढ़ने से या ड्राइवर के लेट होने से उनके काफ़ी करोड़ों की मेडिसिन जो है वो ख़राब हो गई थी। तो इससे कंपनीज़ को ये फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कंपनी से तो दवाई बिल्कुल सही निकल रही है, लेकिन वो ट्रांजिट में रास्ते में टेम्परेचर बढ़ने से, नमी से ख़राब हो रही हैं। तो इसका नुकसान फिर कंपनी को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। जो शख्स, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर उसी पे ब्लेम आएगा इसका। तो इससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो रहा है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे भी है ना जो शरारत भी करते हैं ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, उनकी भी हम बात करते हैं। अब ये बता दीजिएगा कि अब ये आइडिया जो है बड़ा अच्छा है, इसको कमर्शियल करने की कोशिश भी की जा रही है। आगे के स्टेप्स क्या हैं और क्या क्या करना पड़ेगा इसको कमर्शियल करने के लिए? होता है ना, कोई दवाई अगर मार्केट में लेकर आनी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उसको अप्रूव करवाना पड़ता है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? हम लोगों को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होगा, इसकी प्रॉपर स्टेबिलिटी स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। सारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको देखते हुए हमें हर दवा के हिसाब से अलग से उसको सेट करना पड़ेगा कि किस चीज़ में हमें कौन सा इंडिकेटर लगाना है, और उसके बाद फिर उसकी स्टडीज़, स्टेबिलिटी स्टडीज़, पूरी लिटरेचर सर्वे वगैरह करने के बाद फिर हम इसको किसी कंपनी को रेफर करने की कोशिश करेंगे। आपने जस्ट एक पायलट प्रोजेक्ट किया है या आपने सारे ये वाले बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं इसमें? नहीं, अभी बेसिकली ये एक आइडिया है और इस पर अभी हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है, जो कि इन प्रोसेस है। Did you guys reserve the rights in case अगर कल इस पे फर्दर रिसर्च होती है और ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो क्या आप इस आइडिया के राइट्स को रिजर्व करते हो? जो भी कंपनी इस्तेमाल करे वो आपको इसके लिए पे करे? बड़ा महंगा आइडिया वैसे। इंशाल्लाह नहीं, महंगा आइडिया नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसकी रिसर्च हम लोग खुद करें। हम सर फरूख के सुपरविजन में इसकी रिसर्च हमने स्टार्ट कर दी है और फिर हम इसको किसी कंपनी को रेफर कर देंगे। सर फरूख के लिए भी बेस्ट विशेस हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है, आपकी बाकी टीम मेंबर्स, आपकी यूनिवर्सिटी जिन्होंने आपको ये मौका दिया है, आप सब लोग जिन जिन ब्रेन्स ने ये काम किया, एटलीस्ट आप सोच तो रहे ना उस डायरेक्शन में। तो इससे आई बिलीव कि जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इससे आइडिया लें और इस पर अमल दरामद शुरू करें। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, अरीशा एंड अनमता, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपने ज़बरदस्त हवाले से हमें बताया। सो एटलीस्ट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव डायरेक्शन की जानिब सोच तो रहे हैं, और आप अगर यंगस्टर्स की ही बात कर रहे हैं, अगर थक गए हैं ना आप, अब हमारे कुछ ड्राई टॉपिक थक गए होंगे लोग। मैं नहीं थकता हूँ, मुझे इसलिए हाँ, मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि हम सारा दिन जो सियासत की बातें होती हैं हमारे सभी चैनल्स पे, हमारे जितने भी मॉर्निंग शोज हैं, सभी को मैं इस हवाले से क्रेडिट देता हूँ कि हम कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करते हैं, जिससे आम आदमी की जिंदगी में फायदा होता है। यार सियासी बहस से आम आदमी को नहीं फायदा होता है, आई एम सॉरी टू से दैट। खैर उस पर भी हम कभी कभी बात जितना मर्जी इंटरेस्ट हो, बस बात बराए बात होती है, लड़े थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हुआ, हर तरह का फ्लेवर जो है ना वो अपने प्रोग्राम के अंदर लेकर आते हैं। और आपको पता है कि मौसीकी का तड़का ना हो हमारे शो के अंदर, ऐसा तो पता नहीं क्या होता है। खैर ये तड़का जो है ना इमरान को बड़ा पसंद है। नहीं, मुझे नहीं पसंद है तड़का यार, जानबूझ के यूज करती हूँ ये वाला वर्ड। बहरहाल जी, म्यूजिक जो है वो ना हो हमारे शो के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके लिए हमने आज चूज किया है एक यंग और उभरती हुई गुलकारा, जिनका खूबसूरत जो हम कह सकते हैं, उनकी शख्सियत बड़ी दिलचस्प है, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, उनके गाने जो अभी तक उन्होंने गाए हैं वो ऐसे हैं कि दिलों को छू लेते हैं। कौन है हमारे साथ आज, जरा बताओ। मैं बिल्कुल बताता हूँ, शी इज़ वेरी यंग। जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना वो तो हरीम से वैसे ही वाकिफ़ है, क्योंकि ये बाज़ इतनी फ़नी मीम्स बनाती हैं और लड़कों से बड़ा ही मसला है इनको। जो भी गाने लिखते हैं लड़कों के अगेंस्ट लिखती हैं गाने, यार हमें बड़ा मसला है। हमने कहा हम प्यार मोहब्बत वाले आर्टिस्ट उतने बुलाते हैं, आज हम एक ऐसी आर्टिस्ट भी बुलाते हैं जो कहती हैं जा नहीं चाहिए तू, क्या कर लेगा, इस टाइप की। हमारे पास एक तारुफ है एक्चुअली उनकी आवाज़ का, वो आपको पहले ही विजुअली दिखाते हैं। हरीम इज़ लाइव विद अस, जरा देखिए। कहाँ से आ गया ये चा, मैं फुल बनना तो तारा सजना, करना ते कबारा सजना, मिलना चाहूँ दोबारा सजना, फिर नला दे नारा सजना, मिट्टी दा बड़े ढेर मिलांगे, हाय नी अपा फिर मिलांगे। तेरे एक घर में सोचा, बारी खोला ते चन दिख जा। More than 100,000 फॉलोअर्स इनके, सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube है ना, सही कह रहा हूँ ना, और टिकटॉक पे भी। शी इज़ वाइल्ड। हरीम वेलकम टू सबसे आगे, आप कैसी हैं?
I'm fine. I'm sorry अगर तारुफ मैंने ज़्यादा हार्श कराया, लेकिन ऐसा ही है, आपका म्यूजिक तो ऐसा ही है। True. Glad to have you. Yeah, and I like it. I like it that I do it a bit different. Like मैंने start ही मेरे ख्याल से Move On song से किया था. That the first song was. किसी ने फरमाइश की थी यार नहीं Move On song नहीं ऐसा हुआ क्या था? मुश्किल हो रही है, हो के नहीं? Actually, I just मेरी personality में ना वो है ही नहीं रोना धोना बैठ के ना किसी के पीछे, तो I'm like just move on with life. इतनी बड़ी बात मैंने कह दिया ना, तौबा करें फौरन आप, ठीक है? कभी आ जाती होती है वापस। अल्लाह ना करे। चलो लाइटर नोट, कैसा चल रहा है म्यूजिक जर्नी के बारे में बताइए, हाउ इज इट गोइंग? इट्स गोइंग गुड। थोड़ा सा बीच में बिकॉज ऑफ स्टडीज कभी बार गैप आ जाता है, बिकॉज आई एम आल्सो परसुइंग MS इन मीडिया स्टडीज, सो साथ में थीसिस भी चल रहा है, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू मैनेज। साथ में आई वाज आल्सो बिजी इन जॉब, मैं जॉब भी करी थी साथ में फॉर अ व्हाइल, तो इट बिकेम अ बिट ड्राई, बट देन आई थॉट कि छोटा हो के इतनी सारी चीजें कैसे कर सकते हैं? या एग्जैक्टली, एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग इफ यू वांट टू डू इट, तो आपको किसी एक चीज पे फोकस करना पड़ता है। तो फिर मैंने म्यूजिक के लिए लाइक ब्रेक ली, एंड आई वेंट टू लाहौर फॉर 3 months, एंड आई मेड सॉन्ग्स विद डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम। बाकायदा सीखा आपने या खुद से ही? नहीं, कभी सीखा नहीं है। चलें सुना दे फिर। सोशल मीडिया मोटिवेशन नरीम की उस्ताद रही है, वो मोटिवेशन मिलती गई और ये गाती गई। इनके बहुत सारे क्लिप्स आप देखते रहते हैं, सो हम जरा लाइव सुनते हैं। सिंग समथिंग फॉर आवर ऑडियंस नरीम। आई होप आई डोंट ruin it. It's okay. Let's do it. So this is my new song that's been out in November 18th, and I'm gonna be performing a bit of that. तेरी वफाओं में ना थी कमी, तूने जो लगाया दिल कहीं, ना आना है चैन तुझे पल थमने नहीं, रुसवाई जो तूने दी तन्हाई में कह रही, देखेगा तू भी कि क्या तूने खो दिया। हाँ मुझको तू ना मिला, करती हूँ शुक्र अदा, तुझसा ना कोई बेवफा, जिसको तू समझे तेरा वो भी ना हो जो तेरा, समझेगा फिर था क्या किया, मुड़ के ना आना भूले से ओ यारा, तोड़ न जाना ये दिल तुम दोबारा, मुड़ के ना आना भूले से ओ यारा, तोड़ न जाना ये दिल तुम दोबारा, ओ यारा। ये एंड वाला तो बड़ा खतरनाक था। सब कुछ सही चल रहा था, एंड नोट से पहले एंड नोट पे लगा कि नहीं दिल से नहीं कह, माइक ड्रॉप। नहीं ये दिल से नहीं बोला ना कि मुड़ के ना आना, एंड नोट से मुझे पता चला। इट इज डिफिकल्ट, पेन हमने फील किया आपकी आवाज के, आसान थोड़ी होता, पत्थर थोड़ी है। नहीं वैसे आई लाइक अनदर ऑफ माय सॉन्ग दैट्स के थोड़ी पत्थर दिल हूं मैं, तुम दिल ना लगा लेना। वो भी गाना है? माय गुडनेस, ये लड़की दिल पक्का करी। वैसे मुझे अच्छा लगता है ये कि आपका अगर एक चीज आपकी नहीं वर्कआउट कर पाई तो इट्स ओके यार, दैट्स अ गुड कांसेप्ट। मतलब रोना धोना और जिंदगी खराब करना, आई डोंट थिंक किसी के लिए जिंदगी रुकती है और ना रुकनी चाहिए। कुछ फीडबैक आता है, लड़कियां कहती हैं यार शुक्र है तुमने गाया, में बड़ा हेल्प किया तुम्हारे। नहीं, लोगों को ना रोना धोना ज्यादा पसंद है, लेकिन लाइक देयर आर सम पीपल जो आजकल थोड़ा प्रोग्रेसिव चल रहे हैं, हम थोड़ा जेन जी जो हमारी चल रही है, ऐसे सुन रहे होते हैं कैफी का एक गाना आ जाता है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की शख्सियत होती है, कुछ ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ ज्यादा ओवरथिंकर होते हैं। मेरा ये ना, मैं जो क्योंकि आई आल्सो राइट माय सॉन्ग्स एज वेल जो न्यू आ रहे हैं, तो मोस्टली वो दिल से आती हुई बात है ना, कि बिकॉज़ आई फील लाइक दैट। या इट्स अ कॉज, आई टेल यू, आई सपोर्ट इट। मतलब अच्छा है, आगे दिस इज हु यू आर, दैट्स व्हाई वो आपकी एग्जैक्टली इट कम्स आउट दैट। अच्छा, एक्टिंग भी कर रही हैं, ये भी जरा आप बताएं क्या कर रही हैं? आई जस्ट स्टार्टेड जस्ट शौक था मुझे हमेशा से ही ना, बिकॉज़ आई यूज्ड टू मेक टिकटॉक्स, एंड जो मर्जी लोग कहें, आई ऑलवेज सपोर्ट दैट प्लेटफॉर्म, बिकॉज़ बहुत सारा यंग टैलेंट हमारा उधर से आया है और बहुत ज्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है। जस्ट लाइक मी, आई गॉट अ चांस फ्रॉम देयर एज वेल। कोविड में हानिया, आई थिंक उनको भी वहीं से ब्रेक मिला था। या आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अ लॉट ऑफ पीपल आई सी। सो टिकटॉक पे मैं हमेशा एक्ट करती थी, तो आई वाज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, सो आई जस्ट स्टार्टेड a bit of project, just मैंने शौकिया स्टार्ट किया है। I was like थोड़ा बहुत रोल्स करके थोड़ा सीखती हूँ। बहुत अच्छा है, सो अब हमें क्विकली आप कुछ और सुनाइए अपना, कुछ या कुछ भी, एनीथिंग। ओके, एक सैड भी था, बट आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू गो विद माय, भाई सैड भी तो ऑडियंस है ना, तो आर्टिस्ट तो सबका होता है। ये भी देखिए सैड भी है, सो
and that's really sad. तुम न थे तो थम सा गया, तुमने तो कहा था गुजर जाएगा, वक्त ही तो था चलता ही गया, तुमने कहा जख्म भर जाएगा, अब और क्या सुनाए, क्या बताए, भीड़ में था दिल तन्हा मेरा, हम चुप ही रहे, कहना क्या था, दिल तो मेरा तेरे पास था, अगर साथ देते मेरा, मुश्किल ही क्या थी भला, खो गए हम इस तरह, ये दिल माने ना। हरीम, क्या बात है। Yeah, this is the first song that I wrote actually. That was a sad one. So you write it first or you compose it first? Both. Actually, I write and compose my own songs. यार बहुत अच्छा है, आपकी तो ये स्किल बहुत अच्छी है। वैसे इतनी चुलबुली आप लगती हैं, लेकिन जब आप गाना गाना शुरू करती हैं, स्पेशली सैड सॉन्ग, Yeah, I've heard that. अगर अकेले में आप बैठे हो ना, रात के बाद आप रोना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा मजाल नहीं है किसी की। अच्छा, एक वो हमें हरीम ने बताया कि गिटार पे उसके नोट्स, जारी बात है गिटार कम बजाती है, प्रैक्टिस नहीं है, बट एक इनका गाना मुझे बहुत पसंद है, इफ यू कैन सिंग द वन लाइन, अखियां नु तेरी। Oh yeah, that's the I really love that melody. वो बहुत ही खूबसूरत है। Yeah, it's very beautiful. So please sing us 2 lines. Yeah. अखियां नु तेरी दीदी पनाह चाहिए, Wow. तेरे बगैर जीण दी वजह चाहिए। वाओ, जबरदस्त हरीम, सुपर्ब हरीम, बहुत ही अच्छा लगा हमें मिलके, और हम सुनते रहेंगे जब भी कुछ नया गाना आएगा, सो विल डेफिनेटली लव टू प्ले दैट। और आपको भी अगर हरीम की आवाज़ अच्छी लगी है, गिव अस अ फीडबैक, गो टू आवर सोशल पेजेस और फीडबैक दीजिए। और आप भी अगर हिस्सा बनना चाहते हैं, हम कैसे भूल सकते हैं, अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, या कोई भी यूनिक टैलेंट आपके पास है, तो आइए ना, हम इंतजार कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है आपके पास। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर जो है वो रीच आउट कर सकते हैं, इसके अलावा कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी नंबर जो है वो हम फ्लैश करते रहते हैं। सेव कर लेना नंबर, मेरे नाम से हम आ जाइए, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे आपका टैलेंट शोकेस करने के लिए। अच्छा जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लाजमी है। ब्रेक के बाद हमें क्या बात करनी है, हमें एक बात करनी है कि आपको याद है कि कार्टून्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप कौन से कार्टून्स बचपन में देखा करते थे, और कार्टून्स अब बच्चों को देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, और उनके असरात बच्चों की जिंदगी पे क्या होते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। हमारे साथ इस वक्त चाइल्ड करियर एंड गाइड काउंसिल सजीला किरण मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि एक तो ये कार्टून्स जो हैं, ये बच्चों की तख्लीकी सलाहियत, जो क्रिएटिव उनकी स्किल है, उस पर क्या इम्पैक्ट लेकर आते हैं, और क्या आजकल के जो बच्चे इससे कुछ हद तक महरूम भी हैं, या ओवर एक्सेस भी है, देखना चाहिए बच्चों को या देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ये जनरल पहला सवाल जो है ना, हम ये कर रहे हैं। सजीला, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपने सुना कि हम बात कर रहे हैं बच्चों के कार्टून देखने से मुताबिक, देखने चाहिए बच्चों को कार्टून्स, नहीं देखने चाहिए? इसमें कोई क्लियर ब्लैक एंड वाइट डिसीजन तो हम नहीं ले सकते हैं कि देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट जो बच्चे देख रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह के कार्टून है जिसमें प्रॉपरली एक प्रो सोशल बिहेवियर दिखा रहे हैं बच्चों को, कोई लर्निंग हो रही है, एजुकेशनल कार्टून है, तो वो डेफिनेटली देखने चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड हम इस तरह के बहुत सारे कार्टून्स देखते हैं जो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, कोई लैंग्वेज उसमें शो नहीं होता, जस्ट कार्टून्स रैंडमली यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं, बहुत ही ओवरली फैंटेसाइज वर्ल्ड होता है,
तो उससे बच्चा ऐसे कुछ सीख नहीं रहा होता है। तो इस तरह के कार्टून डेफिनेटली यानी असरअंदाज होते हैं बच्चों की, डेफिनेटली होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भाई हम बाकायदा शॉर्ट्स खरीदते थे, हम फाइट करते थे, हम उस तरह कोहलियां बनाते थे। अच्छा, इससे पहले कि हम बात जारी रखें, हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सो एक तो आप हम जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट कार्टून्स कौन से, आप हमें कॉल करके बताइए, एंड उसके साथ आपके बच्चों के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सजीला से तो आप वो भी हमारे सामने रख सकते हैं। सजीला, हमने देखा है कि वेस्ट के अंदर बहुत कॉन्सेप्ट है विजुअल लर्निंग का। एक वो कोई प्रोफेसर रेचल है, वो हम भी अपने बेबी को दिखा रहे होते हैं, वो बड़ा जबरदस्त टीच करती है, उनके 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। जी जी, इसका मतलब है ट्रेंडिंग में तो है ये, है बिल्कुल है। और हम भी अपने लाइक इट्स स्टिल पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। हम कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू, क्योंकि वो इस तरह से बने होते हैं कि वो बच्चों के लेवल पे जाके चीज़ों को दिखा रहे होते हैं। वो लैंग्वेज इस तरह की यूज़ होती है, वो क्रिएटिविटी इस तरह की यूज़ होती है कि बच्चा वहाँ से मैसेज बहुत ईजिली पिक करता है। तो स्टिल इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बच्चों को कोई भी अच्छी बुरी चीज़ जो है वो सबसे पहले इन्हीं के थ्रू वो लर्न करते हैं। सो यू आर राइट अबाउट दैट। सोशल मीडिया जो है उसने तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। आप सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर अगर कोई बच्चा कार्टून देख रहा है तो हम साइट पे देखें रिकमेंडेशंस भी आ रहे होते हैं, उस पर ऐसे समटाइम्स एड्स भी आ रहे होते हैं जो बच्चे तो क्या शायद बड़ों को भी नहीं देखने चाहिए। तो इस चीज को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया ने तब्दील तो किया है ना, फ्रॉम टीवी टू सोशल मीडिया? डेफिनेटली किया हुआ है। फ्रॉम लाइक इफ वी टॉक अबाउट दिस जनरेशन जेन ज़ी में, अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो उनको शॉर्ट टर्म लाइक बाइट साइज कंटेंट चाहिए, ठीक है, जो कि 2 5 बहुत ही छोटा जी, कि वो एकदम से देख लें, वो नेक्स्ट के पास जाएं। अब हम लोग जब बचपन में देखते थे तो कार्टून्स के एपिसोड्स होते थे 30 मिनट्स 25 मिनट्स के लिए, जिनका हम वेट करते थे बैठ के कि वो कार्टून टाइम आएगा। या दैट वाज अ बिग थिंग फॉर अस। बट अब ऐसा है कि पहली बात तो बच्चे बैठ के 25 मिनट्स का एक कार्टून एपिसोड देखते ही नहीं है। एज यू सेड कि उनके पास इतने सारे ऑप्शंस आए हैं जी। तो अब ये एक्सेस टू लाइक मीडिया और एक्सेस टू कंटेंट ज्यादा है। एक्सपोजर जो है वो टू मच एक्सपोजर, बिल्कुल टू मच एक्सपोजर, वो भी बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर, उनकी शख्सियत, क्योंकि कहते हैं ना कि शख्सियत जब बनती है तो बचपन से ही बनना शुरू होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। अब उनके अटेंशन स्पैन इसी तरह से ही डेवलप हुई है कि वो क्लिप्स देखते हैं, वो इंस्टाग्राम्स पे शॉर्ट रील्स देख रहे होते हैं। सो वो कार्टून से थोड़ा हट के जो है ना इन शॉर्ट क्लिप्स की तरफ अच्छा, एक ये भी होता था इससे पहले हमारे टाइम के ऊपर कि हमारे घरों में इट वाज यूज्ड टू बी मेक श्योर कि हम स्कूल जाने से पहले कार्टून देख लें, क्योंकि अम्मियाँ लालिश भी देती थी, अच्छा जल्दी से ये कर लो फिर कार्टून लग जाए, ठीक है। तो वो कैसा है बच्चे की हमारी शख्सियत पे तो उसने अच्छा असर डाला है, मतलब हमें तो अच्छा लगता है। वी वर वैल्यूइंग दैट थिंग कि अगर वो हमें 30 मिनट्स का कार्टून देखने को मिल रहा है तो उसकी एक वर्थ थी, हमारे लिए एक फन अटैच था उसमें। अब ऐसे कि कहीं पे लाइक बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का भी इसमें रोल है कि अब वो बच्चों को लाइक कार्टून्स आर नॉट स्पेशल फॉर देम, वो तो चल रहे हैं वहाँ पे, बच्चा खाना भी खा रहा है तो वो फोन पे लगे हुए हैं, जस्ट वो बच्चा एब्सेंट माइंडेडली वो चल ही रहे हैं। दिस थिंग आई वांट टू आस्क, क्योंकि मेरे घर में इस तरह से होता है। मेरी छोटी बहन की बेटी है जो 2 साल की भी नहीं है, वो तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक उसके हाथ में फोन नहीं होगा। जी, ऐसा ही है। तो ये जो चीज है ना, अगर वो देखें, अगर वो खाना खाते हुए भी कोई एक चीज वो कंटिन्यूअसली नहीं देख रहे हैं, they are like changing the things, they're swiping up and they're going to the next video. नवीद हमारे साथ है, कॉलर है हमारे साथ। नवीद जी, नवीद हाउ आर यू? आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है। वालेकुम नवीद भाई, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, आपने अच्छी बात की है कि बच्चों की ये जो कार्टून है ना, इसकी तरफ अगर इनको माइल किया जाए, और ये इस्लामी तर्ज के होने चाहिए, इस्लाम के मुताबिक खाना, एजुकेशन भी हो, बैठना कैसे, सलाम कैसे करना है, बड़ों का अदब कैसे करना है, तो इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप देखते थे बचपन में कार्टून? वैसे आपसे तो पहले की बात लग रही है मुझे कार्टून, वैसे आप देखते थे? हम आपके बचपन में कार्टून थे नवीद भाई? थोड़ा टीवी होता था उस टाइम 3-4 घंटे पिछले टाइम, तो सुबह वाले कार्टून नहीं होते थे। तब तारिक अजीज भी ब्लैक एंड व्हाइट होते होंगे। खैर चले, थैंक यू। आपने कहा कि इस्लामिक होने चाहिए, एजुकेशन का एलिमेंट होना चाहिए। ही इज वेरी राइट। अब्दुल हादी भी है, जरा उनके भी कॉल है। अब्दुल हादी, आवाज आ रही है? नहीं, हमारे साथ नहीं है। अच्छा, ऐसे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं या लाइक जितनी भी प्रॉफिट्स की स्टोरीज हैं उनको बहुत अच्छे से इनेक्ट करके बच्चों के लेवल की बनाई गई हैं। तो और जितना जहाँ तक इन्होंने बात की कि अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, तो वो सारे प्रो सोशल बिहेवियर्स को
ऐड करके अपने कार्टून्स में उर्दू में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में बनी हुई हैं। सो अवेलेबल है, बट ये कि पेरेंट्स को थोड़ा सा एफर्ट करके इस तरह के अच्छे कार्टून ढूंढने हैं और उन्हें वही दिखाते हैं कि पहले पेरेंट्स को खुद बैठकर देखने पड़ेंगे कि ये मेरे बच्चे के लिए ठीक है या नहीं है। अगर मैं 24 आवर्स के अंदर एक सर्टेन टाइम स्पैन आपसे बीइंग करियर काउंसलर पूछूं बच्चों का कि कितना टाइम बच्चों के लिए सेफ है टू वॉच द स्क्रीन एंड इन पर्टिकुलर कार्टून्स या ऐसी कोई भी एंटरटेनमेंट, कोई सेफ टाइम जोन है आपके माइंड में? इतने मिनट्स, इतने आवर्स? हाउ यू हैव ट्यून योर चाइल्ड। अब अगर आपने अपने बच्चे को आदत डलवाई है कि वो नहीं, लेट्स सपोज माय बच्चा इज रॉ, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं देखा, 20 मिनट्स अगर आप कार्टून्स दिखाएं ना एक एपिसोड, यूजुअली 15 to 20 मिनट्स के जो कार्टून्स के एपिसोड्स होते हैं इन अ डे, या वो भी एक मीनिंगफुल कार्टून है, चले अगर ज्यादा लंबा एपिसोड है तो लेट्स से 30 मिनट्स, सो दैट वुड बी इनफ फॉर। अच्छा सजीला, पीयर प्रेशर भी तो होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, दूसरे बच्चे जो हैं क्लास फेलोज वो बताते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई टाइम का मसला नहीं है, हम कभी भी देख सकते हैं। बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है, बट सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, लाइक हाउ वी हैव टू टीच आवर किड्स आवर मोरल वैल्यूज। तो अब वो बहुत तरह के एनवायरनमेंट्स में जा सकते हैं, तो जब उनको पहले से बचपन से घर से वो चीज़ पता होगी, उनकी रूटीन इस तरह से बिल्ड होगी कि तो उनको डिफिकल्ट नहीं होगा एडजस्ट होने में और उस चीज़ को कोप करने में। लाइव कॉलर तारिक, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो लगता है आप अब भी कार्टून देख रहे हैं। वैसे आपके फेवरेट कौन से कार्टून है तारिक भाई? जी मेरे सबसे बेस्ट कार्टून थे वो है छोटा भीम, इंडिया में छोटा भीम। अच्छा, आपका सवाल क्या है? जी मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आजकल के दौर में जिस तरह हमने सवाल नहीं, मैं तो ये आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह आजकल के दौर में हम देख रहे हैं बच्चे कार्टून वगैरह जो है ना 24 घंटे उनको कार्टून के अलावा कोई काम ही नहीं है। आपके बच्चे 24 घंटे देख रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो बच्चे रो भी रहे हैं ना, वो शायद इसी वजह से रो रहे हैं कि आप बच्चे को ना कार्टून नहीं देखने। उन्होंने फोन ले लिया ना, फोन ले लिया। हाँ इसी चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो है ना बहुत ज्यादा आजकल जो सवाल क्या है आपका तारिक? ठीक है कि ज्यादा कैसे बच्चों की आदत खत्म की जाए, बच्चों की आदत कैसे खत्म करें, ठीक है। सजीला वही सवाल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे हम करें। अच्छा, एनी टिप फॉर द मदर्स? क्योंकि अच्छा होता पता क्या है, अब हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि हमारे यहाँ बच्चों के अंदर ना लोग जो एक बच्चे से दूसरा बच्चा पैदा होता है ना उसमें कोई ब्रेक एज सच नहीं होता है, बहुत ज्यादा साल 1.5-2 साल का डिफरेंस होता है, दूसरा बच्चा दुनिया में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि माँ ने एक बच्चे को अटेंड करना है, दूसरे बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है, पास और कोई हेल्प नहीं है तो आपने मोबाइल दे दिया और बच्चा उस पर लग गया, तो पहला बच्चा तो स्पॉइल हुआ ही हुआ। कोई हल बताएं यंग मदर्स के लिए? आपने कहा कि एक तो गैप हो बच्चे में, टोटली लाइक उस बच्चे को फुल कॉन्शियस पेरेंटिंग की जरूरत होती है, एटलीस्ट 4 to 5 बिल्कुल एग्जैक्टली। या जब आप ये वाली चीजें छोटी छोटी चीजें जिनका ख्याल रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प रहेगा, क्योंकि वो बच्चा उसकी ग्रूमिंग अच्छे से हो जाएगी, उसकी आदतें अच्छी बन जाएंगी। आके यहाँ पे ये कंप्लेन करते हैं हमारे बच्चे स्पॉइल हो गए हैं। भाई आपने खुद ही एक अगर बच्चों की 1.5-2 साल का गैप है तो जाहिर बात है दोनों बच्चों को तवज्जो चाहिए, वो जो अटेंशन उसकी नीड्स है वो सिर्फ गैप की बात नहीं, वर्किंग मदर्स जो हैं वो भी समटाइम्स मैंने ये भी देखा है कि वो भी सफ़र तो करती हैं, वो अगर अपने ऑफिस का काम, ऑफिस से आने के बाद घर का काम कर रही हैं तो बच्चों को उन्होंने दे दिया हाथ में मोबाइल के, चलो थोड़ी देर ये इसमें बिजी रहे और मैं अपना काम कर लूँ, उस चीज़ से भी आपको लगता है कि अगेन इट कम्स टू टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क लाइफ मैनेजमेंट। अगर उन्होंने शुरू से ही खुद को जो है इस तरह से वो ट्रेन कर लें कि जब वो घर आते हैं तो बच्चे कोई टाइम दे, उसकी नीड्स के हिसाब से करें, क्योंकि बच्चे सोते हैं तो आप मदर्स तभी काम कर सकते हैं। बात है, सारी बात है, और हम सब की जिंदगियों में याहिया है, रेगुलरली हमें कॉल करते हैं, सजेशंस भी देते हैं साथ। याहिया गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर योर कॉल, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एंड आपकी मेहमान को बहुत सलाम हो। लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि आप लोग की ड्रेसिंग इतनी जबरदस्त होती है ना, यकीन करें, आई लाइक दैट। पहले तो आप अपना फेवरेट कार्टून बताएं ना हमें आज जरा। मेरा फेवरेट कार्टून तो देखिए पॉपाई द सेलर था और मेरा फेवरेट पिंक पैंथर था जब मैं बड़ा, आई लाइक दैट पॉपाई द सेलर मैन। तो फिर उसको देखकर आपने वो पालक खानी शुरू की, स्पिनच खानी शुरू की थी? मैंने पालक, हाँ मैं कभी कभार पालक खा रही थी, लेकिन मुझे असर उसका ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई फायदा ज्यादा नहीं हुआ मुझे। एनीवे जो मेरा क्वेश्चन है ना वो ये क्वेश्चन है कि देखें आजकल कंटेंट ऑफ द कार्टून इज वेरी डिफरेंट, बहुत सारे उसके अंदर जो है ना आपके पर असरात आते हैं और ऐसे कार्टून है जिसके अंदर वायलेंस है, ऐसे कार्टून जिसमें बहुत यानी बेहूदगी भी है। तो आप क्या समझते हैं सबसे पहले जो आजकल के कार्टून माओ को पता नहीं होता, बापों को पता नहीं होता उसमें है क्या, तो कंटेंट को देखना कितना जरूरी है, ये मेरा सवाल। थैंक यू सो मच। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अगेन हम कर लेते हैं। याया थैंक यू फॉर कॉलिंग। अगेन वही बात कि पेरेंट्स जो हैं उनको पहले खुद से देखना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो क्या कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पेरेंट्स कितनी कोई वीडियोस देखें? देखिए अब देयर आर लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब और एवरीवेयर, तो अब जाहिर है वो पेरेंट्स भी सब कुछ नहीं देख सकते। आप लोग ये कर सकते हैं कि
कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप देख लें कि अगर वो उन कार्टून्स में नहीं दिखा रहे हैं तो आपको दिखा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके लिए मजीद आसान करूं, मदर्स आपके पास आती होंगी डिफरेंट चीज़ें लेकर, क्या कौन से कंसर्न ज़्यादा आते हैं आपके पास? मोस्टली यही कि उनका स्क्रीन टाइम बच्चों का इतना ज़्यादा हुआ है, तो कार्टून्स तो खैर वो पीछे रह जाते हैं, बच्चे तो अब हर तरह का कंटेंट देख रहे होते हैं। ये यूट्यूब दिखाना सेफ है बच्चों को, बच्चों के हाथ में फोन देकर अगेन व्हाट कंटेंट दे आर वाचिंग, क्योंकि यूट्यूब से तो लोग वीडियोस को डाउनलोड करके रख लिया जाए, दैट्स बेटर, क्योंकि हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है ना, तो उसमें इस तरह की भी इनोवेशंस हैं जहाँ पे पेरेंट्स सिक्योरिटी सेट्स कर सकते हैं, चाइल्ड सेटिंग्स होती हैं, उनको सीख लें और बच्चों को लिमिटेड एक्सेस दे दें। आप लिमिटेड चैनल्स को सब्सक्राइब करें, उन्हीं का कंटेंट देख लें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ आपके तवज्जुह से ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप सिर्फ बच्चे की स्किल्स को टेस्ट करना शुरू कर देना, अदर देन योर डिवाइसेस एंड गैजेट्स, बच्चा आपको बताएगा कि कितनी ज़बरदस्त अल्लाह की बनाई हुई मशीन है, कितनी कॉम्प्लेक्स मशीन है और वो कहाँ का परफॉर्म कर सकता है। बच्चे को कुछ भी दे दें, बच्चा वो करके दिखाएगा। ऑल वी नीड इज कि हम उसको वो अपॉर्चुनिटी तो दें, आप उनको एक्सप्लोर करने दे दें और सारी चीज़ें। अभी हमने सिर्फ उसको फोन दिया है तो वो बच्चा फोन को एक्सप्लोर कर रहा है, फोन के ऊपर पूरी दुनिया हमने उसको दे दी है, तो वही एक्सप्लोर कर रहा है, वो हर तरह का कंटेंट वहीं पे देख रहा है। अगर आप वही रियल लाइफ में। थैंक यू सो मच सजीला, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ी अच्छी आपके साथ गुफ्तगू रही है। तो जितनी भी माएँ देख रही हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को जो आप कंटेंट दिखा रहे हैं पहले खुद बैठकर देखें कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो अफेक्ट हो सकती है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर्स, वो किस तरह की शख्सियत बनते हैं, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो माशाल्लाह आपकी भी बेटी है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। मैं भाई मेरा एक ही फोकस है, मैं खुल के बात करता हूँ, बच्चों के दरमियान वक्फा रखें। बच्चे कम से कम एक बच्चा दूसरे बच्चे से 3-4 साल छोटा होना चाहिए, ताकि माँ एक बच्चे को, तो माँ की सेहत का भी तो ख्याल रखे ना, उस बेचारी ने अपनी सेहत भी तो ठीक रखनी है। हम ये वो बातें हैं जिनको हमने टैबूज बनाया है, इस पे बात नहीं करते। एक माँ बाप पूरा एक बच्चे पे तवज्जो देंगे, फिर दूसरा बच्चा दुनिया में आएगा तो आप उस पर फोकस कर पाएंगे। आपको पता होगा इसे क्या दिखाना है, क्या पहनाना है, क्या खिलाना है। उसका हक बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, उसका हक है, उसको ये हक दे, बाकी सब सेट हो जाएगा, हम आपको बताते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ और हमारे पास सेगमेंट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग, उनके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सबसे आगे में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। ये खबर है इस्लामाबाद से, जहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत 11 और 12 नवंबर को एक बहुत ही अहम इवेंट जो है, एक दिन का तो हो चुका है, इसको कहते हैं नेशनल ट्राइपार्टाइट। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये मुनक्किद हो रही है, जिसमें हुकूमत, मजदूरों और कई इदारों के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक होंगे। पाकिस्तान जो है इस तंजीम का रुकन 1947 से बना है। इसका मकसद जो है वो यही है कि लेबर्स जो हैं उनके लिए हुकूक कौन कौन से हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक होना चाहिए, स्पेशली वर्किंग प्लेस जो है, जो ऑफिस की जगह होती है, वहाँ पर एम्प्लॉयर्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। जो लॉज बनाए गए हैं हमारे मुल्क के अंदर, लेजिस्लेशन हुई है, उसको खास तौर पर देखा जाता है, फोकस किया जाता है इस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, इसके मौज़ूआत के अंदर जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के चैलेंजेस हैं, इसकी अहमियत पे बात हुई है, हो रही है। और दूसरी जानब जो मुख्तलिफ सोशल टैबूज हैं, चैलेंजेस हैं लेबर लॉज को लेकर, फिर इसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, तामीरात है, वेस्ट मैनेजमेंट है और देखभाल के जो दीगर शोबे हैं, इनको भी बड़ा फोकस रखा गया। हमारे साथ राइट नाउ वी हैव असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल मिस्टर हाओ बिन। ही इज बेसिकली फ्रॉम चाइना बट वर्किंग विद ILO, so we have the honor to have him in the studios. We'd like to discuss the actually focus of this particular conference, that why was it held, all the way from Geneva, all the way from Geneva, of course, and what impact it would have upon Pakistan and the problems that Pakistani labor has so far. Mr. Robin, welcome to Subse Aage, welcome to Hum News. How are you doing? Thank you very much. Very well. Thanks for the kind invitation. Treating you? How's your trip to Islamabad so far? Are you enjoying the weather over very here? much, and I enjoyed the city. I was able to see some of the sites. Your national monument. Wow. Have you been there? Yeah. That's on the top, and it's a and also the big mosque. Very impressive. That's really great. Tell us about this conference. 11th and 12th November. It happened already, or today you're going there after this show? Yeah, this is the second day of the conference. It started yesterday. The conference was a very successful one and well attended by over 300 people. So I believe Pakistan is one of the oldest members of this ILO. Yes, Pakistan has been advocating, and we had some really good laws and policies. But when it comes to the implementation, Pakistan has been one of the sufferers, I believe, and the labor in Pakistan. Seeing the fundamental idea of this international labor organization, what are the challenges you see for the labor in Pakistan in context of their laws and their rights and the wages and all?
Yeah, I think, you know, Pakistan is a very large country, and it's a young country, I mean, young nation when it comes to demographics. Yeah. You have a lot of young people, right? So the challenge has always been, as in many other parts of the world, employment for young people, or adequate living wage. And these are some of the, you know, what we call decent work deficit. And it's an issue that faced in by many parts of the world. It's not uniquely Pakistan. So I have to say so, Mr. Howe, do you think legislation is the only issue, or the implementation of these legislation and laws is the issue in Pakistan? Or do we need more labor laws in Pakistan? I think these two are both important. I think first, you know, you would need to have a framework in place before you can really implement it. So law and legislation is extremely important. And I think, as you said, in Pakistan, you have a well-established law framework, which is good. So this is a foundation to, you know, to ensure workers' right to be better protected. Where do you see deficit in Pakistan? This was my question. Are there enough labor laws in Pakistan, or just there's no implementation of these laws? No. I wouldn't agree with you when you say there is no implementation. As far as I know, my limited contribution. Yes, as far as my limited knowledge about Pakistan, I know the government is working really very hard to they do, and recently they have in fact increased the basic wage rate. So my question is, I mean, the organization like ILO, they somehow play a leading character, leading roles to help the countries like Pakistan to make such areas, you know, better, to perform better. What is the current scenario? I mean, seeing the inflation scenario in Pakistan and the cost of living and the purchasing powers, you know, somehow disability of the people towards basic needs of life. How ILO can help countries like Pakistan in particular to make its laws better and to improve the quality of living, in particular, like I'm talking about the labor. How ILO can help Pakistan? Yeah. And Pakistan has been a very active partner, you know, member of the ILO. We have 187 member states, and Pakistan being one of them, and one of those early members of the International Labour Organization. So it's very active in a member. You have active government participation and active social partner participation in the International Labour Organization. Now, we are here to attend the meeting called National Tripartite, you know, Conference. And this meeting has a theme. It's about you know, occupational safety and health. So I would like to focus on this, if I could. When we were talking about occupational safety and health, and the International Labour Organization can offer some significant assistance. What the level of vulnerability you see in Pakistani labour when it comes to the, as you said, the occupational safety, right? Occupational safety. Is Pakistan one of the vulnerable nations right now, where the occupations and where the jobs are somehow vulnerable, or you see, you know, it's in kind of a green zone? Yeah. Let me give you two figures, if I could. And every year in the world, there's 2.78 million people died of work-related accidents and diseases. That's 2.87 million. And on top of that, 370 million people suffered work-related diseases. It's huge. So it's a huge population. So certainly the economic toll, the social toll, the human toll would be extraordinary, very high. And you know, in some of the countries they do better. Others are they need less. To work. Yes, as others less. You know, well. So
we have disparities among nations. So have you guys found certain solutions in this like year 2024 when the challenges are more bigger and somehow you know, after post-COVID like situation is not getting that positive? Do you have any, or this organization or this particular summit has found any suggestions to implement in future? Yes, one of the, you know, consensus, or I'm very happy with the decision of the government of Pakistan. That is that the government decided to ratify two very important conventions, ILO conventions on OSH, occupational safety and health. And by ratifying this, you would need to have you know, framework in place, legal framework and the necessary institution in place, so that with these, you know, legal and institutional, at least we can point out the problem. Yes. Have these conferences, you know, helped people for the better understanding of betterment of, you know, labor's? Yes. Yes. I think so, because Pakistan has quite a strong union and quite strong employer organization that they play, in addition to what the government plays, they play an important role of awareness raising and advocating. So it helped, you know, people to know, recognize the importance, the possible negative if we are not going to take any action against, you know, prevention of diseases. Right, Mr. Howe, it's a very important subject, I must say. I must pay this tribute to all the people, ILO and the contributor like you who want to play the role to just make, you know, labor safety possible, their occupational safety possible. It's a very important subject. Thank you very much for your time, for being here. Thank you so much. I hope much. you're going to stay, enjoy your stay in Pakistan, you know. Thank you very much for being with us, and all the best for your future ventures. Thank you very much. Mr. Howe, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है, इनका ये कहना है कि इस वक्त जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ का कॉज है ये, या फिर वो किसी हवाले से मुतासिर होते हैं अपनी जॉब को लेकर। तो इस पे फोकस किया गया है कि कैसे इसको मुमकिन बनाया जाए और इसके लिए कैसे काम किया जाए। अच्छी बात ये की है कि पाकिस्तान के अंदर जो लेबर लॉज हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है बड़ा एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहा है, तो इट्स समवट हम कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा इकदाम है पाकिस्तान की जानिब से, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले भी कर सकती हैं जो हमारे लेबर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं हम OCE's लाइव शादिया के नाम से एक इको बोट है, इस के नाम से किसानों के लिए एक रोबोट बनाया गया है और इटली में जारी जो एग्जीबिशन है इसमें सेकंड पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का झंडा इसने लहराया है। ये रोबोट काम कैसे करता है? ऐसा हो नहीं सकता ना पाकिस्तान में कोई अच्छा करे हम आपको दिखाए ना। जावेद अख्तर के पास चलते हैं और वो इस वक्त उन स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। जावेद बताइए इस बारे में हमें। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के उन स्टूडेंट्स के दरमियान। जी हाँ बिल्कुल, उन होनहार स्टूडेंट्स के दरमियान जिन्होंने जिसे हमारे आप कह सकते हैं फार्मर जो हैं, किसान जो हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कि वो एरियाज जहाँ पर एक इंसान जाकर जो है वो इस ज़मीन की जो है वो जांच पड़ताल नहीं कर सकता, उसमें आपने कौन सी फसल जो है वो उगानी है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे दरमियान ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके साथ हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये रोबोट जो आपने बनाया है, आइडिया ज़हन में कैसे आया? मैं और मेरी टीम वी केम विद अ रोबोट कॉल्ड इकोबॉट जो कि एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। अ फार्मर जो कि 4 चीज़ें करता था, विच वाज सीडिंग, ड्रिलिंग, सीडिंग, प्लोइंग एंड इरिगेटिंग, वो हमारा रोबोट एक साथ कर देता है। तो ना तो सिर्फ इसे ये कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है पर टाइम एफिशिएंट भी बनाता है, और इसके वजह से हम कम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फसलें बना सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन रेट कम होगा और इसका हमारे क्लाइमेट चेंज भी बेहतर होगा, एंड उसके साथ ही हमारा एयर इंडेक्स और एयर क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर होगी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि इस कंपटीशन में जाकर आपको कैसा लगा और आपने कौन सी पोजीशन हासिल की? मुकाबला इसका जो इनेकाद था वो करवाया गया इटली में, सेंट्रल ब्रेशिया में, और इसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम थी वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीचर्स, अपने असातिज़ा की मदद, उनकी मरहमत और अपने वालिदैन की दुआओं के साथ हमने सेकंड पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमारे गवर्नमेंट अदारों को चाहिए कि इन जैसे होनहार तालिबे इल्मों को जो है वो सपोर्ट करें ताकि ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद बहुत अच्छा कुछ बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की में अपना जो है वो हाथ
डाल सकें कि पाकिस्तान इस तरह से भी ग्रो कर सकता है। जी, ये काम किया है जावेद अख्तर हमारे साथ मौजूद थे, और ये स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं ना, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन का होना, जदीद टेक्नोलॉजी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रही है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।